हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे द वियतनाम वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर के दौरान वियतनाम में किस तरह कम्युनिज्म ने अपना जो है वो कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। आज हमें वो समझना है, राइट। सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान तो वहां से मेरे आप सभी पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस, क्योंकि मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूं कि अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखेंगे तो आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी से नहीं जुड़ सकेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एम्फोसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस तो आप ये बात जरूर जो है वो नए स्टूडेंट्स को बता सकेंगे कि किस तरह एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस को देखिए स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाके। उसके अलावा आप यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे विशाल चौहान स्टडी आईक्यू, वहां से भी आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। देखना शुरू कीजिए। जो सवाल मैंने आपसे पूछे उन सेशन के दौरान उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, जैसा भी आप महसूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये सेशन प्रीमियर होते हैं तो उस दौरान अगर आप देखेंगे तो आप एड्स से परेशान नहीं होंगे, ये जस्ट मैं मेंशन करना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें पढ़ना है द वियतनाम वॉर। आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है, वियतनाम वॉर। तो शुरू करते हैं आइए। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड के साथ। सो हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के इवेंट्स हम देख रहे हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर्स कौन कौन सी, यूएसएसआर और यूएसए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यही दो जो हैं वो मुख्य शक्तियां हैं, ठीक है। देखिए वैसे इसका मतलब ये यही है कि ये दो मुख्य शक्तियां हैं, लेकिन इनकी जो सैटेलाइट्स हैं, इनके जो एलाइज हैं वो भी काफी पावरफुल है। तो यहां पर यूएसएसआर के एलाइज हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, यानी कि चाइना में जो कम्युनिस्ट की सरकार है। उसके अलावा यूएसए के साथ यूके और फ्रांस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। क्योंकि और कब तक, देखिए कब तक यूके और फ्रांस की इंपॉर्टेंस है, जब तक डीकोलोनाइजेशन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आज हम वियतनाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें भली भांति पता होना चाहिए कि वियतनाम यानी कि पूरा का पूरा इंडो चाइना एक फ्रेंच कॉलोनी था, राइट। और इंडो चाइना के आसपास जो है वो यूके की कॉलोनीज भी थी, मलाया, बर्मा, ठीक है, ये सब जो है वो यूके की कॉलोनीज थी। उसके अलावा डचीज का इंडोनेशिया पूरा का पूरा था, है ना। इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 1947 तक तो भारत कॉलोनी रहा ही ब्रिटेन की, राइट। सो दैट मीन्स यूके और फ्रांस का भी आज जो है वो रोल रहेगा, हमें देखने को मिलेगा इनका भी रोल, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर यूएसएसआर, पीआरसी, यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह जो है वो मैंने आपको बताया ही है किस तरह यूएसए जो है वो अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, सेंट्रल बैंक्स द्वारा जो बिछाया हुआ पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसको बरकरार रखना चाहता है। और यूएसएसआर जो है वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कम्युनिज्म के रास्ते एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर पूरी दुनिया पर एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि कॉमिनफॉर्म का एजेंडा था। उससे पहले कॉमिनटर्न का यही एजेंडा था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका हूं। तो आई होप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर का आपस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट चला केएमटी वर्सेस सीसीपी, और किस तरह सीसीपी की सरकार बनी, फिर उसको रिकॉग्निशन जो है वो पहले यूएसए नहीं दे रहा था, बाद में उसको रिकॉग्निशन दिया। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हमें पढ़ना है। तो अगर आपने पिछले सेशंस मेरे थॉरोली फॉलो किए हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज भी पढ़ने में। और अगर आपको मुझसे पढ़ने में मजा आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं वो बहुत सिंसियरली और बहुत मतलब जेन्युइनली जो है वो एंजॉय कर रहे हैं मेरे पढ़ाने की क्राफ्ट को। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बैकग्राउंड हमारे पास तैयार है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए वर्सेस यूएसएसआर कोल्ड वॉर चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को अपनी इकोनॉमी में लाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा चाइना में कम्युनिज्म किस तरह फैला, कोरिया में कम्युनिज्म किस तरह फैला, हमने पिछले ही टॉपिक में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अफ्रीका को किस तरह जो है वो, खैर अफ्रीका तक हम पहुंचेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीका का क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका हमें पढ़ना है वो भी, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में बट गया यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप जो है वो वार्सा पैक्ट के साथ जुड़ा और वेस्टर्न यूरोप जो है वो
मार्शल प्लान और फिर उसके बाद नेटो के साथ जुड़ा। यूनाइटेड नेशंस में किस तरह जो है वो यूएसएसआर के बाद रशियन फेडरेशन के पास जो है वो वीटो गई सिक्योरिटी काउंसिल में, और चाइना की वीटो जो है वो 1949 से 79 तक ताइवान की गवर्नमेंट के पास रही। फिर 79 के बाद ताइवान की गवर्नमेंट से लेकर बीजिंग की गवर्नमेंट जो पीआरसी है उसको जो है वो वीटो दे दिया गया, क्योंकि रिकॉग्नाइज किया गया फिर उसे, राइट। तो ये सारे फंडे जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको दिमाग में रख के आज जो है वो हमें ये वियतनाम वॉर समझना है, तभी क्लियर होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बैकग्राउंड बहुत अनिवार्य है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, द वियतनाम वॉर, डिफाइन करते हैं वियतनाम वॉर को क्या है। वाज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्ड इन वियतनाम, कहां कहां पर। अब वियतनाम वॉर केवल वियतनाम में नहीं लड़ा गया, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। कैसे हैं मैं आपके जरिए आगे दिखाऊंगा। फ्रॉम 1 नवंबर 1955 टू द फॉल ऑफ साइगॉन 30 अप्रैल 1975। तो 1955 से लेकर 1975 तक जो वियतनाम वॉर हमें पढ़ना है, क्योंकि आज हमारा स्पेशल एम्फेसिस सेकंड वियतनाम वॉर पे होगा, फर्स्ट पे नहीं होगा। तो वियतनाम वॉर दो फेजेस में हुआ, फर्स्ट फेज ऑफ वियतनाम वॉर और सेकंड फेज ऑफ वियतनाम वॉर। अब यहां पर ना हिस्टोरियोग्राफी का आपको ध्यान रखना है। देखिए वियतनाम वॉर जो है ना, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही टीचर है जो हिस्टोरियोग्राफी वाले पॉइंट को टच कर पाते हैं। अगर आप अब देखिए यहां पर लड़ने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, मुख्य तौर पर आप मान सकते हैं कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, या अगर सिंपली कहें तो यूएसए, दूसरी साइड यूएसएसआर और उसके अलाइज पीआरसी, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और नॉर्थ वियतनाम, या अगर आप सिंपली कहें तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, क्योंकि यहां से निकल कर आते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, और इधर से निकल कर आते हैं न्यू जो लिबरल हिस्टोरियंस है, और कई सारे तरह के जो है वो ओरिएंटलिस्ट से लेकर नए लिबरल हिस्टोरियन तक सब हैं, जो एंटी मार्क्सिस्ट और मार्क्सिस्ट और एंटी सेमिस्टिक जो है वो हिस्टोरियन का ब्रांच पूरा यूएसए से निकल कर आता है। तो इनकी अपनी अलग अलग तरह की हिस्ट्री इन्होंने निकाली है। यूएसए की तरफ से ये बोला जाता है कि कम्युनिज्म एक खतरा था, कम्युनिज्म की तरफ से ये बोला जाता है कि कैपिटलिज्म एक खतरा है। तो ये कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म और उनके द्वारा बैक्ड जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो किसी एक ऐतिहासिक घटना का जो वर्णन, जो विवरण क्रिएट किया है, जो उसकी व्याख्या क्रिएट करी है, वो स्टूडेंट्स के आगे रखी जाती है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पक्षों को क्लियर करूं, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से आपको पूरा जो है वो इवेंट एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो बेसिक मेरा मतलब यह है कि जो वियतनाम के जो लोग हैं ना, जो वियतनाम की जो जनता है, उनके हिसाब से 1945 से लेकर 1975 तक चला वियतनाम वॉर, और ये पूरा का पूरा वॉर जो है वो अगेंस्ट इंपीरियलिस्टिक शक्तियां और अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म था। पहले इन्होंने लड़ा फ्रांस के खिलाफ और फिर यूएसए के खिलाफ। इनके हिसाब से जो है वो अलग नहीं था, इनके हिसाब से पूरा का पूरा युद्ध इन्होंने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ा है। एक पहले जो है वो शुरुआत में फ्रेंच शक्तियों के खिलाफ लड़ा और फिर यूएस के खिलाफ लड़ा, ठीक है। मतलब मोटे तौर पर कह रहा हूं, एलाइज थे, बहुत सारी शक्तियां जुड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, उसके अलावा जो है वो ब्रिटेन, ये सब जुड़े हुए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब 55 से 75। लेकिन वियतनाम के हिसाब से तो यूएस उन्हें लीड कर रहा था, तो यूएस के खिलाफ, पहले फ्रांस के खिलाफ फिर यूएस के खिलाफ। तो अकॉर्डिंग टू वियतनामीज, उनकी हिस्ट्री के हिसाब से 1945 से 1975 उन्होंने इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंत में जाके अपने आप को इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म से आजाद करवाया, ठीक है। और जो यूएसए की तरफ से जो इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से क्या है कि 1945 से 1955 के बीच में जो युद्ध चला है वो तो फ्रेंच पोजेशंस, यानी कि फ्रेंच वर्सेस वियतनाम है, ठीक है, फ्रेंच वर्सेस वियतनाम। और उसके अलावा जो 55 से 75 चला है वो कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी है, ठीक है, क्योंकि यूएस जो है वो डेमोक्रेसी का परचम लेकर चल रहा है। धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आई होप मैं पहले भी ये चीज मेंशन कर चुका हूं कि किस तरह यूएस जो है वो डेमोक्रेसी का नाम लेकर युद्ध लड़ता है, और यूएसएसआर और या तो मतलब जो भी कम्युनिस्ट जितना भी ब्लॉक है वो कम्युनिज्म के नाम पर कि कैपिटलिज्म को हटाना है, कम्युनिज्म लेकर आना है, प्रोलेटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट लेके आनी है, यानी कि जो लेबर्स है, जो आम जनता है, उन तक शक्ति पहुंचानी है, एलिट्स के हाथ से शक्ति निकालनी है।
तो दोनों के अपने अपने प्रोपेगेंडा है, दोनों के अपनी अपनी मीडिया पर जो है वो कंट्रोल है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी वियतनाम वॉर के दौरान वेस्ट में, बहुत सारे ऐसे प्लेज ड्रामास जो हैं वो कम्युनिस्ट राष्ट्रों में चले, आपस में बहुत ज्यादा जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चला है। आज के डेट में आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर कम्युनिज्म की लगभग हार हो गई, लेकिन चाइना ने जो है वो कम्युनिज्म को मजबूत रखा हुआ है। लेकिन वेस्ट द्वारा या वेस्ट के मीडिया द्वारा पूरी दुनिया को, अगर मैं भारत को इंक्लूड करूं तो एटलीस्ट भारत को तो डोमिनेट कर ही दिया गया है। तो भारत के मीडिया में या भारतीय जनता ने ऐसी वेस्टर्न मूवीज, ऐसे वेस्टर्न शोज देखे जिसमें कम्युनिज्म, यूएसएसआर, वियतनाम वॉर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी बांटता है और बाकी सब जो है वो, और जो कम्युनिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको बताया ना, दोनों ही दूध के धुले नहीं है। जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है वो भी अपना मुनाफा चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो भी अपना मुनाफा चाहता है। काम दोनों वही कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेकर। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें ये दिमाग में जो है वो तटस्थता बनाकर चलनी है कि दोनों ही जो है वो हानि कर रहे हैं। और पिस कौन रहे हैं? नेटिव वियतनाम के लोग, क्योंकि जब तक वो फ्रेंच पोजेशन रहे तब तक फ्रेंच जो है वो उनके रिसोर्सेज की हानि करते रहे। उसके बाद जब जापानीज ने 41 से 45 जापानीज ने उन्हें कंट्रोल में रखा तो वो जापानीज से लड़ते रहे। फिर जापानीज के सरेंडर के बाद वापस जो है वो उनको बांट दिया गया नॉर्थ और साउथ वियतनाम में, राइट। तो वो फिर चाइनीज और यूएस से लड़ते रहे या यूके से लड़ते रहे, राइट। और फिर फाइनली जब उनको आज़ादी घोषित करी उन्होंने और बहुत लड़ झगड़ कर एक जो है वो अनईजी सी फ्रीडम उन्हें मिली, तो यूएसए से उनको लड़ना पड़ा। क्योंकि उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी रखी? कम्युनिज्म। देखिए, जनता को एक करने का जो एक लीडर करता क्या है, या मान लीजिए कोई एक लीडर है, हो ची मिन्ह की जब हम बात करेंगे, वो चाहता था कि वियतनाम यूनिफाई हो और पूरा का पूरा वियतनाम जो है वो एक डायरेक्शन में काम करे ताकि वियतनाम एक मॉडर्न नेशन बन सके। तो उसके लिए एक यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले कि हम जो है वो किसी राष्ट्र के, मतलब किसी राष्ट्र, किसी तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी तरह के सेंटिमेंट से जुड़े हैं, राइट। और लेकिन उसी कम्युनिज्म के सेंटिमेंट को, भले ही वो, देखिए इविल्स कम्युनिज्म के हैं, इसमें देयर इज नो डिनाइंग, लेकिन इविल्स जो है वो कैपिटलिज्म के भी हैं। सो कैपिटलिज्म जिस तरह कम्युनिज्म को एक इवल बैड जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह पोर्ट्रे करता है, तो हमें उस मनो जो है वो धारणा से बाहर निकलना है। हमें, मैंने तभी बोलता हूं बार बार कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना है, उनसे अपने आप को ऊपर उठाकर जो है वो दोनों को तटस्थता से, न्यूट्रलिटी से ऑब्जर्व करना है और फिर कंक्लूजन तैयार करना है। तब अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में वो बात होगी, वो जान होगी, ठीक है, कि एग्जामिनर विवश हो जाएगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको देने पड़े, क्योंकि वो देखेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत तटस्थता से, बहुत जो है वो जेन्युइनली ऑब्जर्व किया है कि किस तरह यूएस, मतलब कहने का मतलब वो उस बबल से बाहर आ गए। और अगर आप उस बबल से बाहर आ गए ना, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट हो गया, आप एक ब्यूरोक्रेट बन गए, मान के चलिए। उसके अलावा तो फिर ये पूरी ट्रिक्स हैं कि आंसर कैसे लिखा जाता है, वोकैब डेवलप करना, सेंटेंस फॉर्म करना, वो सारी चीजें तो आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन एजुकेट करने का क्या, यहां पर देखिए ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों है। एजुकेट करना है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाना है, समझ डेवलप करनी है, बबल में नहीं रहना, प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना, प्रोपेगेंडा से ऊपर उठना है। आपको प्रोपेगेंडा डिजाइन करना पड़ेगा फिर बाद में, तो आपको प्रोपेगेंडा क्या होता है वो समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पूरी कहानी मैंने क्यों बोली, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने लिखा है, पहले जो है वो पॉइंट पढ़ते हैं। द वियतनाम वॉर was a conflict that occurred in Vietnam, Laos and Cambodia from 1 November 1955 to the fall of Saigon. So जिस वियतनाम वॉर से हम कंसर्न हैं वो ये 55 से 75 वाली वॉर ही रहेगी, ठीक है। ये मैंने यहां लिखा है 55 से 75 वाली वॉर। लेकिन वियतनामीज के हिसाब से दे वर एट द इन अ स्टेट ऑफ वॉर since French occupied them, and after that when Japanese occupied them they were at a state of war against Japanese, and after the fall of Japanese, जब Japanese ने surrender किया, they again came to मतलब they were again in a state of war against whom? Against the China and UK, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना और यूके ने बांट लिया आपस में, या इस तरह कहा जाए कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने वियतनाम को आपस में बांट लिया।
तो ये हर जगह दिखा है हमें। चाइना में भी कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने आपस में चाइना को बांटने की कोशिश करी थी, लेकिन कम्युनिस्ट वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्ट्रांग हो गए थे। कोरिया को कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने आपस में बांटा। वियतनाम को कम्युनिस्ट ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक आपस में बांटेंगे। भारत में देखेंगे हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक आपस में बटा या नहीं बटा। वही सेम चीज हम थाईलैंड के लिए पढ़ेंगे, वही सेम चीज हम इंडोनेशिया के लिए पढ़ेंगे, वही सेम चीज हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी पढ़ेंगे, वही हम ईरान के लिए भी पढ़ेंगे, सऊदी के लिए भी, इजिप्ट के लिए भी, और अफ्रीका में एंटर करेंगे। यानी ये जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इन सबको स्टडी करेंगे हम। यहां पर किस तरह कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देश बटे और किस तरह जो है वो दोनों ही शक्तियों ने वहां के नेटिव्स को उलझा कर रखा सिविल वॉर में, और अंत में जो जो शक्ति जीतती गई, यानी कि मान लीजिए कई जगहों पर जो है वो कैपिटलिस्ट जीते, कई जगहों पर कम्युनिस्ट जीते। तो जो शक्ति मान लीजिए कम्युनिस्ट द्वारा बैक्ड अगर लोकल ग्रुप जीत गया तो वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई और वो एक कैपिटलिस्ट वो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया वो देश। तो ये पैटर्न हमें एशिया से निकालते हुए अफ्रीका तक बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए साउथ अमेरिका तो खास चेला है किसका, यूएस का। तो वहां तो कम्युनिज्म, और वहां पर भी देखिए साउथ अमेरिका खास चेला है यूएस का, लेकिन वहां पर भी क्यूबा जैसा देश जो है वो कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हुआ, राइट मतलब अंडर द नोज ऑफ यूएस। बिल्कुल आप कहेंगे यूएस की नाक के नीचे ही है बिल्कुल क्यूबा, राइट। तो वहां तक भी पहुंचेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में मैंने आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सका मैं, क्यूबा में जिस तरह जो है वो कम्युनिज्म फैला। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में तो केवल मैंने आपको मिसाइल क्राइसिस समझाया, लेकिन क्यूबा में कम्युनिज्म की मार या कम्युनिज्म की मार हर राष्ट्र में कवर करेंगे हम, ठीक है। तो अब वियतनाम को समझते हैं। नाउ इट वाज द सेकंड ऑफ द इंडो चाइना वॉर, ठीक है, यहां मैंने मेंशन कर दिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड इंडो चाइना वॉर होगी, and was officially fought between North Vietnam and the government of South Vietnam। ऑफिशियली किस किस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑफिशियली वॉर किसके बीच में है, नॉर्थ वियतनाम की गवर्नमेंट और साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट। देखिए कोरियन वॉर याद कीजिए, कोरियन वॉर में भी मैंने बोला था कि कोरियन वॉर was against North Korean and South Korean governments, but they were backed by USSR or the communist or capitalist bloc respectively, ठीक है। That same pattern, you can recognize that same pattern here in Vietnam also, right? It was the second of the Indo-China War and was officially fought between North Vietnam and the government of South Vietnam। और ये दोनों ही नॉर्थ और साउथ की वियतनाम कह रही है हमें पूरे के पूरे वियतनाम को हम यूनिफाई करेंगे और हमारी गवर्नमेंट पूरे पे होगी। यानी कि अगर होचिमिन की सरकार कह रही है नॉर्थ में कि हम पूरे के पूरे वियतनाम को यूनिफाई करके हम अपनी सरकार बनाएंगे, यानी नॉर्थ में कम्युनिस्ट की सरकार होगी और साउथ में कैपिटलिस्ट की होगी। देखते रहिएगा। बात करते हैं इंडो चाइना वॉर की। यही इंडो चाइना वॉर, राइट, जो हमारी वियतनाम वॉर है। नाउ इंडो चाइना वॉर्स, पहली वॉर का थोड़ा सा मैं आपको, जो फर्स्ट इंडो चाइना वॉर रही है, अब ये फर्स्ट और सेकंड इंडो चाइना वॉर जो है वो वेस्टर्न जो इतिहासकारों ने उन्होंने बांटा है, और जो वियतनाम या जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है अकॉर्डिंग टू देम इट वाज अ वन और एक वॉर के दो हिस्से हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये एक ही वॉर है कॉलोनियल शक्तियों के खिलाफ या इंपीरियलिस्टिक शक्तियों के खिलाफ या कैपिटलिस्ट शक्तियों के खिलाफ। तो कैपिटलिस्ट शक्तियों के खिलाफ बोलना तो प्रोपेगेंडा हो जाता है, लेकिन दे वर colonial powers, right? Now Indo-China wars refer to the conflicts which took place in Vietnam, Laos and Cambodia, as I mentioned earlier. Now this Vietnam, Laos and Cambodia combinedly, this region is known as Indo-China and that was ruled by French, right? ये French colony थी, तो ये French जो है वो उपनिवेश था। With the principal involvement of France, अब 46 से 54 तक तो फ्रांस जुड़ा रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज ने सरेंडर किया 45 में, तो जो वियतनाम के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो कि कम्युनिस्ट भी थे, कुछ कम्युनिस्ट भी थे और कुछ एलिटिस्ट कैपिटलिस्ट भी थे, ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं ये दोनों चाहते थे कि अब जो है वो फ्रेंच वापस ना आए। लेकिन ये नेशनलिस्ट लीडर्स खुद तो जापानीज को नहीं हरा सके, जापानीज को हराया एलाइज ने, और एलाइज में भी नॉर्थ में जो है वो वियतनाम के नॉर्थ में कंट्रोल रहा चाइना का, और वियतनाम के साउथ में कंट्रोल रहा कैपिटलिस्ट एलाइज यानी यूके, फ्रांस, यूएस का, राइट। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वियतनाम बट गया नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में। ऑफिशियली नहीं बटा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि नॉर्थ वियतनाम इज रूल्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय
द कम्युनिस्ट चाइनीज एंड द साउथ वियतनाम इज कंट्रोल्ड बाय नॉट ओनली द कम्युनिस्ट चाइनीज, मतलब चाइनीज द्वारा रूल्ड है। अब चाइनीज में काफी सारे जो है वो लीडर्स कम्युनिस्ट थे, क्योंकि सीसीपी और केएमटी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 37 के बाद जो है वो जापान से मिलकर लड़ रही थी। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका डिस्प्यूट वापस उठकर खड़ा हुआ है, ठीक है। विद प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रांस 1946-54 एंड लेटर यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जुड़ा बिगिनिंग इन 1950s ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया 1895, ठीक है। तो बर्मा इज अ कॉलोनी ऑफ, देखिए यहां पर लेजेंड में लिखा है ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है बर्मा जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है। सियाम मैंने आपको बोला था इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और फ्रेंच इंडो चाइना, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में है, ठीक है। फिलीपींस जो है वो क्या है, स्पेनिश कॉलोनी है, लेकिन बाद में जो है वो फिलीपींस यूएसए की कॉलोनी बनेगी। उसके अलावा डच ईस्ट इंडीज है, इंडोनेशिया यहां पर डचेज है, ठीक है। उसके अलावा ये मलाया और सिंगापुर वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये भी ब्रिटेन के कंट्रोल में है। तो बड़ी शक्तियां कौन कौन है, ब्रिटेन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज भी यहां पर थोड़ी बहुत कॉलोनीज पोर्तुगीज के पास भी है, लेकिन ज्यादा नहीं। और इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो सियाम की है। भारत यहां पर देख लीजिए 1895 भारत ब्रिटेन की कॉलोनी रहेगी, ठीक है। सो ये है फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, या इस रीजन को आप बोलते हैं ये फ्रेंच इंडो चाइना, और यहां पर आपको वियतनाम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये साउथ ईस्ट एशिया की है ना, साउथ ईस्ट एशिया की कॉलोनीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जाकर यहां पर ये रीजन डीकॉलोनाइज हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम एक एक करके देखेंगे। भारत की आजादी तो हम अलग से पढ़ते ही हैं, ठीक है। बर्मा किस तरह आजाद हुआ, सियाम तो आजाद था ही, डच ईस्ट इंडीज कैसे। सो यहां पर हम खींचतान देखेंगे वही, ये साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कॉलोनीज आजाद होंगी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। देखिए यूएसए वर्सेस यूएसएसआर लिखने में या सुनने में और याद रखने में आसान होता है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट शक्तियां। और सोवियत यूनियन के एलाइज जितने भी हैं उसमें इंक्लूडिंग चाइना भी है, ठीक है। यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, और अन्य जो जितने भी एलाइज हैं सोवियत यूनियन के, ठीक है। और यूएसए के साथ जो कैपिटलिस्ट एलाइज हैं जिसमें से बड़ी शक्तियां हैं यूके और फ्रांस, ठीक है। जर्मनी तो क्योंकि हार गया, जर्मनी तो इन्हीं के कंट्रोल में है। और भारत जो है वो क्या बना आजादी के बाद, भारत 47 में भारत भी आजाद होगा। और मैं भारत में भी आपको यही चीज दिखाऊंगा कि कहां कहां पर भारत में भी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हम हर जगह देख रहे हैं, चाइना, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर कहने का मतलब कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये लिखने में और सुनने में या याद रखने में आसान हो जाता है, क्योंकि लीड जो है वो यूएसए और यूएसएसआर कर रहे थे दोनों ब्लॉक्स को, इसलिए यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, अदरवाइज पूरे के पूरे एलाइज का है आपस में, राइट। सो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट का जो मतभेद है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो भारत में कितना है वो भी हमें देखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्तीन, इजिप्ट, सूडान, ये सब के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तब जाके थॉरली हमारा जो है वो प्रेजेंट है, मैंने बोला ना इतिहास से प्रेजेंट तक लेकर आऊंगा सारी सिचुएशंस को, तभी आप प्रेजेंट डे के पॉलिटिकल सिनेरियोस को बहुत क्लैरिटी से समझ सकेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चल क्या रहा है, ठीक है। सो ये मैप आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द वॉर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अब यही फ्रेंच इंडो चाइना वॉर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कौन सी वॉर को फ्रेंच इंडो चाइना वॉर कहते हैं, जो 46 से 54 तक चली, किस किस के बीच में, जो इंपीरियलिस्टिक फ्रेंच है वर्सेस द नेशनलिस्ट वियतनामीज, राइट। वो नेशनलिस्ट वियतनामीज, अब ये जरूरी नहीं है, ये नेशनलिस्ट वियतनामीज जो है वो कॉमीज भी हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी रखते हैं, और कुछ जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी रखते हैं। वैसे सोशलिज्म कम्युनिज्म का ही, मतलब सोशलिज्म का ही हिस्सा है कम्युनिज्म। कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट या मतलब कहने का मतलब लिबरल आइडियोलॉजी भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं, यानी कि जो आजाद वियतनाम चाहते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं चाहते। और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 फ्रेंच चाहता है कि उसकी कॉलोनी वापस उसके कंट्रोल में आ जाए,
लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर मान लीजिए ऐसे वियतनाम वाला हिस्सा है, तो वियतनाम का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये चाइना या यूएसएसआर या मान लीजिए कम्युनिस्ट ब्लॉक के कंट्रोल में है, राइट, या जो मुख्य तौर पर चाइना मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि एलाइज में से चाइना ने जो है वो नॉर्थ वाली साइड वाला हिस्सा जो है वो जापानीज से जीता और साउथ वाला जो है वो यूके और फ्रांस। तो यूके और फ्रांस चाहते हैं कि, और खास तौर पे फ्रांस चाहता है कि उसकी कॉलोनी उसे रिस्टोर की जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी कॉलोनीज यूके की एंगेज थी वॉर में वो यूके को रिस्टोर हो गई, तो फ्रांस भी यही चाहता है कि हमारी कॉलोनीज भी हमें रिस्टोर हो, ठीक है नाउ। लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली डीकॉलोनाइजेशन हुआ ही है। द लेटर कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अप्रैल 19। अच्छा, पूरा ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हमने, पढ़ते हैं इस पहले वाले स्टेटमेंट को, पहले पॉइंट को। द वॉर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच इंडो चाइना वॉर। कौन कौन सी? जो 45 से या 46 से 54 है उसको फ्रेंच इंडो चाइना वॉर कहते हैं। एंड द वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर को कंबाइंड, पूरी 46 से 75 तक की वॉर को वियतनाम वॉर कंबाइंड कहा जा सकता है, ठीक है। अब वियतनाम वॉर के दो फेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज है 46 से 54 अगेंस्ट फ्रेंच, यानी नेशनलिस्ट, वियतनामीज नेशनलिस्ट वर्सेस फ्रेंच, और जो सेकंड है जो, और द फर्स्ट एंड सेकंड इंडो चाइना वॉर, और जो सेकंड इंडो चाइना वॉर है इट वाज ऑफिशियली अगेंस्ट नॉर्थ वर्सेस साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट, राइट, जो कि अपना अपना पूरे वियतनाम पर क्लेम दे रहे थे, बट दे वर ऑब्वियसली बैक्ड बाय कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स। आई होप ये क्लियर होता है आपको। द लेटर कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अप्रैल 1975। जो सेकंड यानी कि जो फाइनल इंडो चाइना वॉर है वो अप्रैल 1975 में खत्म होता है। सो टू समराइज, इंडो चाइना वॉर शुरू कब हुआ? ठीक है, समराइज करने के लिए कहें तो इंडो चाइना वॉर शुरू कब हुआ है आपका? 46 के बाद। 46 से 55 तक चला किसके खिलाफ? फ्रेंच के खिलाफ। और 55 से 75 किसके खिलाफ चला? दोनों नॉर्थ और साउथ आपस में लड़ते रहे, ठीक है। अब 46 से 55 में भी नॉर्थ और साउथ मौजूद थे, लेकिन नॉर्थ और साउथ अपनी अपनी कैपेसिटी में फ्रेंच को हराने में लगे हुए थे, और नॉर्थ और साउथ वर मेकिंग श्योर कि जब फ्रेंच जाएं तो हमारा कंट्रोल आए। लेकिन जब फ्रेंच फाइनली 55 में पीछे हटे तो नॉर्थ और साउथ फिर आपस में लड़ने लगे कि अब कौन पूरे वियतनाम पर कंट्रोल करेगा। नाउ नॉर्थ एंड साउथ वर बैक्ड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, और कम्युनिस्ट regime and capitalist regime. So this is how you can summarize the Vietnamese war, right? और the first and second Vietnamese war. कि पहली वियतनामीज वॉर तो नॉर्थ और साउथ आपस में मिलकर नहीं, वो अपनी अपनी कैपेसिटीज में फ्रेंच से लड़े कई जगहों पर आपस में मिलकर भी, और जब फ्रेंच 55 में हट गए पीछे तो फिर वो आपस में लड़ने लगे कि अब कौन पूरे वियतनाम को कंट्रोल करेगा। बट दे वर बैक्ड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए रिस्पेक्टिवली, नॉर्थ एंड साउथ, right? Now in the later half of the 19th century Vietnam was conquered by French. later half of the 19th century यानी 1850 के बाद जब इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज हुआ है फ्रेंच बड़े तौर पर, तब जाकर उसने साउथ ईस्ट एशिया को कॉलोनाइज किया, और साउथ ईस्ट एशिया में फ्रांस ने इंडो चाइना को अपनी प्रोटेक्टरेट बनाया। वो कंट्रोल्ड इट एज अ प्रोटेक्टरेट 1883 से 1939 तक एक प्रोटेक्टोरेट की तरह कंट्रोल किया, एंड देन एज अ पोजेशन 1939 से 45 तक एक पोजेशन की तरह वर्ल्ड वॉर के दौरान, राइट। वैसे जब वो प्रोटेक्टोरेट थी, प्रोटेक्टोरेट का दर्जा इसलिए दिया गया ताकि यूके के साथ, क्योंकि ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्रेंच इंपीरियलिस्ट का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, तो इंडो चाइना को प्रोटेक्टोरेट का दर्जा इसलिए दिया था, कॉलोनी का दर्जा या अपनी पोजीशन का दर्जा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रिटेन से ना हो जाए। अदरवाइज प्रोटेक्टोरेट नाम से भी उतना ही मुनाफा निकाल रहे थे ये, या उतना ही सप्रेशन कर रहे थे जितना एक ऑफिशियल कॉलोनी में भारत जैसी ऑफिशियल कॉलोनी में ब्रिटेन कर रहा था, ठीक है। सो प्रोटेक्टोरेट जस्ट टाइटल है, ऑपरेशन उतने ही लेवल का था, ठीक है। नाउ वियतनामीज रूल रिटर्न टू द कंट्री इन सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 को जो है वो विद द नेशनलिस्ट लीडर्स हो ची मिन्ह प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अगस्त में जो है वो सरेंडर किया 1945 जापान ने। जापान के सरेंडर के बाद सितंबर में तुरंत हो ची मिन्ह, याद रखेंगे ये नाम,
नॉर्थ वियतनाम के लीडर हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, हो ची मिन। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट वियतनाम और कंप्लीट पूरे इंडिपेंडेंट वियतनाम का लीडर जो है वो घोषित कर दिया, और इंडिपेंडेंस घोषित कर दी वियतनाम की, कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे। ठीक है, रिकॉग्निशन भी तो बहुत जरूरी है ना। फ्रॉम 1946 टू 1954, अब रिकॉग्निशन नहीं दी यूके, फ्रांस ने नहीं दी। फ्रांस तो कह रहा है मेरी कॉलोनी है, ठीक है। चाइना और यूके कह रहा है कि नहीं, हमने आपस में बांटा हुआ है। हो ची मिन कह रहा है कि सब बाहर निकलो, मैं शासन करूंगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि चाइना नॉर्थ से, क्योंकि वियतनाम के नॉर्थ में चाइना है, और चाइना चाहता है कि वियतनाम हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट शक्ति मजबूत होती जा रही है। सिमिलरली नीचे से यूके, और यूके का कौन सी कॉलोनी पास है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास है। तो यहां से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, ये सब मिलकर जो है वो वापस फ्रेंच ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रांस ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है कि नहीं मेरी कॉलोनी है, मुझे वापस दो। ठीक है, द फ्रेंच, अब ऐसे में फ्रेंच ने क्या किया, फियर्सली अपोज्ड वियतनाम्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच अंडर हो ची मिन। ठीक है, वियतमिन नाम की पार्टी थी, या वियतमिन नाम का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ता रहा। उन्होंने अपने आप को, देखिए जिस तरह अमेरिका में, ये अमेरिका से ट्रेंड शुरू हुआ है कि पहले इंडिपेंडेंस घोषित कर दो और फिर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ो। यही जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1930-29 के सेशन और फिर 30 में जो है वो इंडिपेंडेंस घोषित करी थी इंडिया की। 26 जनवरी रावी नदी के किनारे जो झंडा लहराया गया था, तिरंगा, वहां से भारत को आजाद घोषित कर दिया गया था। तो ये शुरुआत जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से हुई थी, जहां पर पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई और फिर लड़ाई लड़ी गई। वही सेम चीज हो ची मिन ने करा कि जापान के जाने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस लड़ी और अब इंडिपेंडेंस घोषित करी, और अब अगर हमारी इंडिपेंडेंस के खिलाफ कोई आगे खड़ा होता है तो हम उससे लड़ेंगे। तो फ्रेंच ने कहा कि ऐसे कैसे इंडिपेंडेंस, हम तुम्हें रिकॉग्निशन देंगे तभी तो इंडिपेंडेंस होंगे ना, तुम तो हमारी कॉलोनी हो। हो ची मिन कह रहे हैं कि इस चीज को कोई नहीं मानते, तुम्हारी कागजी कार्रवाई की हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कागज हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। कागज कहने का मतलब फ्रांस ने कहा ना कि देखो तुम्हारे राजाओं ने साइन किया है, तुम हमारा प्रोटेक्टोरेट हो ची मिन ने कहा कि राजा महाराजा का समय चला गया, अब हम हैं आगे लीडर। ठीक है, तो फ्रांस ने कहा कि ऐसे कैसे, तुम्हें सप्रेस करेंगे। फ्रांस के साथ यूके का पूरा सपोर्ट। ठीक है, यूके क्योंकि एलाय रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में और अभी अभी जीते हैं, तो उनका हौसला, भले ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और यूएसए के बहुत भयंकर उधार में है वो, लेकिन यूएसए से और उधार ले लेंगे, लेकिन वियतनाम अपना चाहिए क्योंकि अफीम निकल रही है वहां से, बहुत रबर निकल रहा है बहुत वियतनाम से। ठीक है, चावल निकल रहा है वियतनाम से, लोग बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टेब्लिश करके जो है वो सस्ता लेबर यहां पर मिल जाएगा, जो कि आज भी है। ठीक है, नाउ द फ्रेंच फियरली अपोज्ड वियतनाम्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच अंडर हो ची मिन हैड अडॉप्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। अब देखिए, हो ची मिन लोकल लीडर कहने का मतलब लोकल टेरेन, गांव को अच्छे से जानता है। लोकल टेरेन, गांव को जो व्यक्ति या जो शक्ति अच्छे से जानती है, वो कभी भी बड़ी संख्या लेकर युद्ध में नहीं उतरेगी। वो छोटे छोटे अपने टुकड़ों में जो है वो छोटे छोटे पैक्स में जो है वो सोल्जर्स का इस्तेमाल करेगी। गुरिल्ला वॉरफेयर हिट एंड रन का काम करेगी, आएगी, सरप्राइज अटैक करेगी, हिट करेगी, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी और वापस चली जाएगी। सो गुरिल्ला वॉरफेयर के कई रूप होते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में बेसिकली क्या होता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या कहता है कि चैलेंज किया, जैसे राजपूत लड़ते थे, वैसे राजपूत भी गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, लेकिन कई जगहों पर, या मान लीजिए तुर्की जिस तरह लड़ते थे। ठीक है, तुर्की का क्या कहते थे कि ओपन मैदान में आ जाओ, 10,000 की सेना एक साइड, 10,000 की सेना दूसरी साइड, दोनों ओपन मैदान में क्लैश किए, लड़े, जो सेना जीत गई, जिसके सैनिक जो है वो भाग गए पहले, ठीक है, वो सेना हार गई, जो खड़े रह गए मैदान में वो जीत गई। ठीक है, सो ये तो कन्वेंशनल वॉरफेयर है कि जहां पर जो है वो स्टैंड आउट होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, राइट। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है, छुप के जो है वो सरप्राइज अटैक्स किए जाते हैं। छोटे छोटे गुरिल्ला बैंड्स बनते हैं सैनिकों के, 100-100, 150 के, और वो अटैक करते हैं, रिसोर्सेज की हानि की जाती है। मान लीजिए 10,000 की सेना है, वो सारे रिसोर्सेज एक साथ तो लेकर चलेगी नहीं, उसका जहां पर कैंप है उस कैंप पे अटैक कर दिया, आग लगा दी, खाना जो है वो फूंक दिया, उनके जितने भी कुएं हैं जहां से वो पानी निकालते हैं सब में जहर मिला दिया। ये मराठे करते थे, ठीक है, कुएं में जहर मिलाने वाला काम। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। तो इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर वही शक्ति इफेक्टिवली कर सकती है जो नेटिव है, जो टेरेन को अच्छे से समझती है, जिसका जंगल का ज्ञान है, जिसे पता है जंगल में कैसे रहना है। ठीक है, सो हो ची मिन की गुरिल्ला वॉरफेयर के आगे जो फ्रेंच फोर्सेस है वो नहीं टिक सकी, बिकॉज उनको आदत थी किसकी, कन्वेंशनल वॉरफेयर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाउ द वॉर एंडेड इन द वियतनामीज विक्ट्री एट डिएन बियन फू। अब डिएन बियन फू जो है वो एक सिटी है, ठीक, एक सिटी तो नहीं है लेकिन एक मान लीजिए उस समय सेटलमेंट थी, अब सिटी है, ऑन May 7, 1954। सो May 7, 1954 में फाइनली जो है वो वियतनामीज जीत गए, और वियतनामीज को जीतना ही था क्योंकि वो धीरे धीरे करके जो है वो फ्रेंच को कॉर्नर किया उन्होंने, और फिर फ्रेंच को जो है वो टोटली बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दिएन बियन फू की जो लड़ाई है, यहां पर फाइनली वियतनामीज विक्ट्री जो है वो मार्क हुई है फर्स्ट फेज ऑफ वियतनाम वॉर। और फर्स्ट फेज ऑफ वियतनाम वॉर आपका चला है 46 से, आप मान सकते हैं 1946 से 1954 तक। ठीक है, सब्सिक्वेंटली अब देखिए युद्ध खत्म हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, ट्रीटी होगी, किसी तरह का अग्रीमेंट होगा, कोई पीस सेटलमेंट होगा। आइए देखते हैं क्या हुआ। सब्सिक्वेंटली एन अग्रीमेंट वाज साइंड एट जिनीवा। तो इसको जिनीवा कॉन्फ्रेंस या जिनीवा अग्रीमेंट कहते हैं। अब जिनीवा में बहुत हुए हैं, तो याद रखिएगा कौन सा जिनीवा एग्रीमेंट या कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, सो ये वियतनाम फर्स्ट फेज ऑफ वियतनामीज वॉर का जिनीवा कॉन्फ्रेंस है ऑन जुलाई 21, 1954, प्रोवाइडिंग फॉर अ टेम्पररी डिवीजन ऑफ द कंट्री एट द 70th पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिटवीन कम्युनिस्ट डोमिनेटेड नॉर्थ एंड यूएस सपोर्टेड साउथ। वही चीज जो कोरिया में की गई वही चीज वियतनाम में फॉलो हो गई। ठीक है, जिनीवा कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला किया गया, ये मान लीजिए जो है वो वियतनाम है 17th पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि 17 डिग्री नॉर्थ जो है वो गुजर रहा है वियतनाम के बीचों बीच से। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये ऑब्वियसली कम्युनिस्ट शक्तियों द्वारा डोमिनेटेड है, क्योंकि यहां पर ऊपर चाइना है और चाइना में कम्युनिस्ट शक्ति मजबूत है, और यूएसएसआर जो है वो ऊपर से सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। सो नॉर्थ वाला रीजन ऑब्वियसली कम्युनिस्ट डोमिनेटेड है, और साउथ वाला रीजन जो है वो डोमिनेटेड है किसके द्वारा, यूएस द्वारा और कैपिटलिस्ट द्वारा। यहां पर कैथोलिक्स की संख्या ज्यादा है, इधर कैथोलिक्स मतलब कैथोलिक्स माइनॉरिटी में है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जो शक्तिशाली है, जो शक्ति है वो कैथोलिक्स के पास है। अदरवाइज वियतनामीज पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, राइट। नाउ एक्टिविटीज ऑफ, लेकिन कम्युनिज्म की एक खास बात है कि कम्युनिस्ट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे राष्ट्रों में फैलाते हैं, क्योंकि दोनों ही करते हैं, ऐसे बात नहीं है। जो यूएसए है उसने भी तो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजीज फैलाई है ना देशों में। ठीक है, सो कम्युनिस्ट ने जो है वो अपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए मतलब इंटेलेक्चुअल्स को फंड करने की कोशिश यूएसएसआर हमेशा से करता रहा है। जिस तरह जर्मनी में, इटली में लगभग इलेक्शंस जो है वो कम्युनिस्ट जीतने वाले थे, फ्रेंच में जीतते जीतते जो है वो कम्युनिस्ट इलेक्शन रह गए। लेबर पार्टी को पूरा सपोर्ट तो नहीं, लेकिन लेबर पार्टी के अच्छे रिलेशंस जो हैं वो यूएसएसआर से रहे हैं। ठीक है, भारत में भी जो बम्बई वाला जो रीजन है, यहाँ पर जितने भी मिल्स हैं, यहाँ पर जो मिल यूनियंस थी, वो जो कम्युनिस्ट मिल यूनियन है, उनको साफ साफ यूएसएसआर की बैकिंग थी। ठीक है, भारत में जो एचएसआरए वगैरह थे, ये रशिया से जाकर ट्रेनिंग लेकर आते थे, वहां से ऑब्वियसली रिसोर्सेज लेकर आते थे। ठीक है, एचएसआरए के जो लीडर्स थे, भगत सिंह वाला जो ग्रुप था, ये रशिया द्वारा हेविली फंडेड, नॉट जस्ट फंडेड, हेविली फंडेड रहता था। उसके अलावा जर्मन कूप के दौरान भी जो है वो कम्युनिस्ट जर्मन प्लान था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मॉडर्न हिस्ट्री में, याद कीजिएगा अगर आपने फॉलो किया तो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पर भी जो है वो काफी हद तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बैक किया गया था रशिया द्वारा। ठीक है, सो रशिया फंड कर रहा है हर जगह, उसी तरह यूएसए भी फंड कर रहा है। और तो साउथ वाला पार्ट रहा वियतनाम का, इसको यूएसए ने फंड किया पूरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ, ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस में 1954 में, और यहां से फ्रांस हट गया, अब शक्ति से फ्रांस हट गया, अब यूएसए आ गया खुद, क्योंकि फ्रांस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस का इतना नुकसान हुआ था, और फ्रांस उस नुकसान से उभरने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 से ही कर्जे में था, किसके, यूएस के। तो यूएस ने कहा कि भैया देखो तुम पहले ही कर्जे में हो, तुम हमसे कर्जा लेके और लड़ोगे, तुम एक काम करो पीछे रहो, तुम हो तो कैपिटलिस्ट नेशन के ना, हम जीत के देते हैं तुम्हें, हम लीड कर रहे हैं कैपिटलिस्ट राष्ट्रों को, हम जीत के देंगे, ऐसा यूएस कह रहा है। मतलब मैं आपको एक सटायरिकल तरीके से समझा रहा हूं, एक पर्सनैलिटी बनाकर समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं अगर यूएस हूं तो मैं फ्रांस को ये कह रहा हूं कि देखिए तुम वैसे तो पिट चुके हो वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में, तुम हमसे उधार लेकर तुम जी रहे हो और तुम दूसरे पर अटैक कर रहे हो, तो उधार के पैसे पर अटैक नहीं किया जाता, तुम बैठो पीछे। ठीक है, तुम अपने देश की इकोनॉमी को रिकवर करो हमसे द्वारा लिए गए उधार से। ठीक है,
तुम्हारी जगह हम लड़ते हैं, और बदले में मतलब क्या होगा, मतलब कहने का मतलब सिंबल क्या है कि कैपिटलिस्ट राष्ट्र या जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है वो कम्युनिस्ट राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो है वो ये है कि यूएस जो है वो फ्रेंच को बुली कर रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तुम्हारा लड़ने का काम नहीं है। तो जिनीवा में एक्चुअली वही हुआ, यूएस ने फ्रेंच को बुली किया कि तुम नहीं लड़ोगे, तुम हमसे उधार लेके तुम लड़ोगे भी अब, है ना। तो फ्रेंच हो गए पीछे और यूएस अब खुद उतर गए युद्ध में, डायरेक्टली नहीं, पहले डायरेक्टली नहीं, क्योंकि देखिए हर जगह पर यूएस जो है वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं जुड़ता, यूएस ढूंढता है बहाना। कोरिया में भी यूएस ने अपनी सेनाएं हटाई, जब किम की आर्मी ने सदर्न कोरियन रीजन पर जब अटैक किया तब यूएस को बहाना मिला। यूएस ने यूएन में कहा कि देखिए यहाँ पर कम्युनिज्म जो है वो इन्होंने ट्रीटी या पीस को जो है वो वायलेट किया है, पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजिए, और यूएन ने यूएस को कहा कि तुम लीड करो कोरियन वॉर में। मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था। तो यहां पर वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही होगा, वियतनाम में भी यूएस कोई ऐसा बहाना निकालेगा, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा ताकि यूएस की जनता को दिखाया जा सके, यूएस के सभी सेनेटर्स को जो है वो एकमत किया जा सके युद्ध छेड़ने के लिए। क्योंकि जब भी युद्ध छेड़ने की बात आती है ना तो यूएस सेनेटर्स जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं, यूएस जनता हाथ खड़ी कर देती है कि हम यूरोप के मामले में क्यों उलझे, हम एशिया के मामले में क्यों उलझे। फ्रांस की कॉलोनी है ना वियतनाम, तो यूएस से क्यों उलझ रहा है, क्योंकि यूएसए तो अपनी जनता को तो डेमोक्रेसी पढ़ा रहा है ना, अपनी जनता को तो फ्रीडम पढ़ा रहा है। यूएसए ये तो नहीं बता सकता ना कि हम भी इंपीरियलिस्टिक शक्ति ही हैं, हम डेमोक्रेसी के नाम पर हम भी जो है वो इंपीरियलिज्म ही फैला रहे हैं, नियो कलोनियलिज्म ही फैला रहे हैं। लेकिन वो अपनी जनता को तो ये पढ़ा रहे हैं ना कि हम डेमोक्रेसी बांट रहे हैं, हम फ्रीडम बांट रहे हैं, वी आर द गुड मतलब गुड पार्टी या गुड बॉयज ऑफ दिस, ये जो भी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, राइट। सो यूएस की जनता को यह लगता है कि यूएस के लीडर्स को जो है वो वियतनाम के युद्ध में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, इसलिए कोई एक ठोस कारण होना जरूरी है। ठीक है, 9/11 तक मैं आपको ले जाऊंगा कि 9/11 पर भी यही सवाल उठता है कि इराक पर अटैक करने के लिए या अलकायदा पर अटैक करने के लिए जो है वो क्या ठोस कारण 9/11 था या नहीं था, या इस तरह माना जा सकता है या नहीं। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी है, पहुंचेंगे उस लेवल तक भी जब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जब मैं आपको अलकायदा और ISIS क्या है, इन सब मुजाहिदीनों के बारे में जब मैं आपको समझाऊंगा तो हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझेंगे कि यूएस ऐसा क्यों करता है। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि अकेला यूएस जो है वो अलग से जो है वो स्मार्ट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है। दोनों ही पक्ष अपना अपना फायदा चाहते हैं। हमें प्रोपेगेंडा में नहीं उलझना, हमें दोनों ही पक्षों को समझना है ना, तटस्थ रहना है, न्यूट्रल रहकर इतिहास को पढ़ना है। बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करनी है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ एक्टिविटीज ऑफ प्रो कम्युनिस्ट रेबल्स इन साउथ वियतनाम। अब देखिए, अब जो नॉर्थ वियतनाम है वो चाहता है कि पूरा का पूरा वियतनाम उनके कंट्रोल में रहे। सिमिलरली साउथ वियतनाम में यही चाहता है कि पूरा का पूरा वियतनाम उनके कंट्रोल में रहे। तो साउथ वियतनाम के जो प्रोपेगेंडा या जो भी साउथ वियतनाम के लीडर्स होंगे वो नॉर्थ वियतनाम में अपना कैपिटलिज्म का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। सिमिलरली जो नॉर्थ वियतनाम के होंगे वो कम्युनिज्म का प्रोपेगेंडा साउथ वियतनाम में चलाएंगे। लेकिन कम्युनिज्म की व्यापक लेवल पर हार हुई है USSR के या सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद, तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो प्रो कम्युनिस्ट रिबेल्स है वही साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैला रहे थे। हमें उल्टा नहीं बताया जाता कि कैपिटलिस्ट जो मतलब कहने का मतलब जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है वो भी तो अपना प्रोपेगेंडा नॉर्थ वियतनाम में चला रहा था। ठीक है, दोनों ही चला रहे थे इनफैक्ट। लेकिन चलो आंसर में हमें ये लिखना पड़ता है क्योंकि अभी तक की कॉमन एनोलॉजी यही बनी हुई है। इतिहासकारों में मतभेद है क्योंकि ये बात आम जनता को क्लियरली बताई नहीं जा सकती ना। लेकिन अगर आपको कमीशन का पेपर निकालना है तो आप आम जनता नहीं है ना, आप खास जनता बनते हैं, आप इन सब चीजों को समझते हैं, राइट। मैंने आपको बोला ना कि आपको वर्ल्ड ये जितनी भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेट को आम जनता की तरह नहीं सोचना है। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्र कैसे काम कर रहा है। अगर आपको देश चलाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि देश चले कैसे हैं। समझ रहे हैं आप? खैर, नाउ एक्टिविटीज ऑफ प्रो कम्युनिस्ट रेबल्स in South Vietnam led to heavy US intervention in the mid 1960s and Second Indochina War। ठीक है, अब साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जा रहा था। अब यूएस को डर था कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और पूरे के पूरे जो है वो वियतनाम हमारे हाथ से निकल जाए। तो यूएस ने अपनी सेना जो है वो वहां पर अपनी आर्मी को वहां पर लगाना शुरू कर दिया और टेंशन का माहौल बनाना शुरू कर दिया। वहां पे यूएस ने जो है वो नॉर्थ वियतनाम के जो
मतलब वहां का जो मिलिट्री और नेवल स्पेस है उसमें इंटरवीन करना शुरू कर दिया, घुसपैठ करनी शुरू कर दी। हाउएवर अ सीज फायर, लेकिन देखिए मैंने आपको बोला है कि यूएस हमेशा से जो है वो एक क्लीन इमेज बनाने की कोशिश करता है, तो वही एक क्लीन इमेज यहां पर भी देखने को मिलती है, सीज फायर एग्रीमेंट। यही क्लीन इमेज जो है वो चाइना में भी देखने को मिलेगी, जब जॉर्ज मार्शल कोशिश करेंगे कि सीसीपी और केएमटी जो है वो आपस में जुड़ जाए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स देवर बैकिंग केएमटी कि तुम जो है वो सीसीपी से लड़ो और उसको खदेड़ कर बाहर निकालो, ठीक है। Now, however, a ceasefire agreement was signed on 27 जनवरी 1973, ठीक है। अब ये सीज फायर एग्रीमेंट लास्ट में जाके साइन हुआ है। इस सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में आपको समझाऊंगा कि अंत में यूएस जो है वो अपनी इज्जत कैसे बचा रहा है, ठीक है। निक्सन के क्या बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहां पर, उसके दौरान। खैर, नाउ ये मैप देखिए। सो दिस इज दैट 70th पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो नॉर्थ वियतनाम है, नॉर्थ वियतनाम की कैपिटल आपको नजर आ रही है हनोई, ठीक है। हनोई इज कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम। और साउथ वियतनाम की कैपिटल है साइगॉन। दोनों ही जो है वो कोस्ट के नजदीक हैं, सो दैट मीन्स कोस्टल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट शहर जो है वो कोस्ट के नजदीक ही होता है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो है वो कोस्टल रीजन है, ठीक है। ये जो गल्फ है ना, इस गल्फ में डिस्प्यूट होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 1954 में जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के तहत वियतनाम को बांट लिया गया इस तरह, और दो वियतनाम यहां पर एस्टेब्लिश हुए, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। इस जगह पर जो है वो वियतनाम बटा हुआ है, ठीक है। दिस इज रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जो साउथ वियतनाम बैक्ड बाय यूएसए, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम बैक्ड बाय कम्युनिस्ट रिजीम, ठीक है। और ये पड़ोसी देश लाओस, कंबोडिया, ठीक है, लाओस और कंबोडिया, और लाओस और कंबोडिया और वियतनाम मिलकर जो है वो ये पूरा तीनों मिलकर इंडो चाइना थे, ठीक है। जिसमें थाईलैंड यानी कि सियाम जो है वो क्या था, न्यूट्रल रीजन था, और बर्मा जो है वो गवर्नड बाय, इसके द्वारा गवर्न था यूके द्वारा, ठीक है। ये थाईलैंड जो है वो न्यूट्रल था। तो आई होप ये समझते होंगे आप ये मैप, ये 17th पैरेलल वाला मैप है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बट द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ट्रीटी हुई, ट्रूस हुआ, उस 73 में जाकर हुआ ट्रूस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड द सब्सिक्वेंट कम्युनिस्ट एक्टिविटीज इन द साउथ रिजल्टेड इन रिजम्पशन ऑफ वॉर। In 1975, the South Vietnamese government collapsed and the war replaced by a regime dominated by communist। देखिए पूरी कहानी हमने 46 से उठाई, 46 से 55, ठीक है। 55 से 73 जाकर ट्रूस हुआ, 73 के बाद फिर 75 में यहां पर ये ट्रूस जो है वो यूएसए ने करवाया जबरदस्ती। समझेंगे आगे, पूरा समझाऊंगा कि 73 में जो एग्रीमेंट है ये जबरदस्ती करवाया, लेकिन ये एग्रीमेंट टूट गया और पूरा का पूरा वियतनाम जो है वो नॉर्थ वाली जो साइड है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा का पूरा वियतनाम अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। सो इस तरह हम समराइज कर सकते हैं, ये मैंने अभी समराइज करके बताया आपको। अब डिटेल में पढ़ते हैं सारे फंडे को, ठीक है। ऑन 2 जुलाई 1976 द टू वियतनाम्स वर यूनाइटेड एज द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ठीक है, SRV, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। भारत भी तो एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं डिटेल में, समझते हैं इस पूरे इवेंट को। नॉर्थ वियतनामीज आर्मी कब की, कौन सी, 1945 के बाद, जब जापान जो है वो शक्ति छोड़कर जापान ने सरेंडर कर दिया। सो वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में अभी ऑफिशियली नहीं बटा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि नॉर्थ वियतनाम इज बैक्ड बाय कम्युनिस्ट एंड साउथ वियतनाम इज बैक्ड बाय कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट में भी फ्रेंच का यहां पर क्लेम है, जिसको फ्रेंच क्लेम को सपोर्ट कर रहा है यूके, लेकिन दोनों ही उधार में डूबे हुए हैं, है ना। सो 46 से 54 तक फ्रेंच कोशिश करेंगे कि वियतनामीज से जीत जाए, लेकिन फ्रेंच जो है वो वियतनामीज से नहीं जीत सकेंगे, ठीक है। सो नॉर्थ वियतनामीज आर्मी वाज सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन, चाइना एंड अदर कम्युनिस्ट एलाइज, एंड साउथ वियतनामीज आर्मी वर सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड अदर एंटी कम्युनिस्ट अलाइज। एंटी कम्युनिस्ट अलाइज मैं यहां पर आपको एक एब्रीविएशन बता रहा हूं, सिएटो। आप मुझे इस सिएटो की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट में बताएंगे क्या है। ये एंटी कम्युनिस्ट जो है वो एक अलायंस क्रिएट किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे सिएटो, मैंने बोल ही दिया था तो, राइट। और इसका हिस्सा था थाईलैंड, पाकिस्तान जैसे देश, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, यूएसए,
ये सब जो है वो सीएटो के हिस्सा थे, और ये सीएटो एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि कंट्रोल में रखा जा सके इंडो चाइना को। ठीक है, सो हम जिसके लिए कंसर्न्ड है वो सेकंड फेज ऑफ इंडो चाइना वॉर है। ठीक है, यानी कि 55 से कब तक की, 75 तक की, जिसमें इंडो चाइना यानी कि वियतनाम में नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और साउथ की वियतनामीज आर्मी आपस में लड़ी, एंड दे वर बैक्ड बाय, ऊपर जो है वो यूएसएसआर और नीचे यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द वियतकॉन्ग, जो नॉर्थ वाली आर्मी है इसको वियतकॉन्ग कहा गया है। साउथ, ये नॉर्थ वाली आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन साउथ वियतनामीज में है, क्लियर हो जाएगा अभी। अ साउथ वियतनामीज कम्युनिस्ट कॉमन फ्रंट एडेड बाय नॉर्थ, ठीक है, fought a guerrilla war against anti-communist forces in the region, while the People's Army of Vietnam, also known as North Vietnamese Army, engaged in more conventional warfare, at times committing large units into the battle। देखिए, ये वियतनाम है, ठीक है, मैं इस तरह जो है वो एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं वियतनाम को। मान लीजिए ये वियतनाम है, वियतनाम जो है वो यहां पर 17th पैरेलल से 17th पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से बांट दिया गया। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम इज ऑब्वियसली बैक्ड बाय यूएसएसआर एंड हैज अ कम्युनिस्ट रिजीम। साउथ वियतनाम में जो सरकार है इट वाज बैक्ड बाय यूएसए, और यहां पर जो है वो किस तरह की, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम यहां पर जो है वो एक कैपिटलिस्ट बैक्ड सरकार है। लेकिन नॉर्थ वियतनाम के गुरिल्ला वॉरफेयर, नॉर्थ वियतनाम के एजेंट्स, नॉर्थ वियतनाम या कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स साउथ में एंटर कर चुके हैं और वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं साउथ में जो सदर्न वियतनामीज आर्मी है उसके खिलाफ, या जो यूएस है, या जो अदर जो है वो कैपिटलिस्ट अलाइज है उसके खिलाफ। उनको कहा गया है वियतकॉन्ग। ठीक है, याद रखेंगे ना, वियतकॉन्ग्स आर सिंपथाइजर्स ऑफ नॉर्थ वियतनामीज आर्मी। ठीक है, एनवीए के सिंपथाइजर हैं वो, या एनवीए के सपोर्टर हैं, ये इस तरह कह लीजिए कि एनवीए का एक हिस्सा है, अनऑफिशियल एक हिस्सा है। ठीक है, या सिविलियन मिलिट्री है, सिविलियन मिलिशिया है ये एक, राइट। द नॉर्थ वियतनामीज गवर्नमेंट, अब देखिए युद्ध छिड़ा है, तो युद्ध 2 लेवल पर छिड़ता है, आंतरिक और बाहरी। ठीक है, यानी कि वियतनाम अंदर भी लड़ रहा है और वियतनाम बाहर भी लड़ रहा है, और वियतनाम के तो 2 हिस्से हैं। सो साउथ हिस्से में वियतनाम में अंदर भी युद्ध हो रहा है, यानी कि ये जो वियतकॉन्ग है ये है तो वियतनामीज पॉपुलेशन ना, राइट। सो ये आंतरिक युद्ध है। और बाहरी युद्ध क्या है, जो वियतनामीज आर्मी है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ रहा है अपने यहां पर फ्रंट्स पे। ठीक है, किसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ। आगे मैप में आपको क्लियरली समझा दूंगा पूरा का पूरा। Now the North Vietnamese government and the Vietcong were fighting to reunify Vietnam। वियतकॉम क्या चाहते हैं, वियतकॉम का क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा वियतनाम जो है वो एक देश में एस्टेब्लिश हो और कम्युनिस्ट रिजीम वहां पर आए, प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट रिजीम यहां पर आए। अब यहां पर ना देखिए, जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो रिजीम है ना, उसको जो वेस्टर्न मीडिया है और जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं इन्होंने बहुत बदनाम किया है। ठीक है, और अगर आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे ना तो जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से आम जनता का नुकसान हुआ है। कम्युनिज्म क्यों आया, कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल या कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो कैपिटलिस्ट, ये जो मर्केंटाइल इकोनॉमी है ये आम जनता का भला नहीं करती है। मर्केंटाइल इकोनॉमी आम जनता की हानि कर रही है। और ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़े बैंकर्स हैं, ठीक है, खास तौर पे जो ज्यूज के द्वारा डोमिनेटेड जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ये इन कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की इकोनॉमी को मैंडेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सेंट्रल बैंक से ही इकोनॉमी चलती है। तो ज्यूज का नाम आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ज्यूज, लेकिन कई सारी प्रोमिनेंट फैमिली, क्रिश्चियन फैमिलीज भी हैं कई सारी, उनके पास ये सेंट्रल बैंक्स हैं, प्रीडोमिनेंटली ज्यूज के पास है ये सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, लेकिन वो जो है वो इस पूरी इकोनॉमी को, ये सेंट्रल बैंक्स कह लीजिए, धर्म पे नहीं जाते हम, क्योंकि अन्य मतलब धर्म पर जाना जो है वो सेंसिटिव मामला है बहुत। ठीक है, इसलिए लेट्स जस्ट से कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हैं और ये डिक्टेट करते हैं कि पूरी दुनिया पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एस्टेब्लिश हो ताकि फायदा ज्यादा से ज्यादा इन तक हो। गोल्ड का रिजर्व जो है वो इनके पास है सारा, पूरी दुनिया का, मतलब बड़ा हिस्सा है काफी। ठीक है,
और जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, वो उसकी शुरुआत इस तरह हुई थी कि हम इस बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलेंगे और एक अलग तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे। वही जर्मनी करना चाहता था, वही जो है वो हिटलर करना चाहता था। उसको बदनाम, देखिए कई जगहों पर हिटलर को बदनाम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हिटलर ने गुनाह नहीं किए, वॉर क्राइम नहीं किए। हिटलर ने वॉर क्राइम किए, लेकिन हिटलर जर्मनी को अंधकार से, जो मतलब द ग्रेट डिप्रेशन के बाद का जो अनएम्प्लॉयमेंट का अंधकार है, उससे बाहर लेकर आ सका। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल बैंक्स के चंगुल से जर्मनी को बाहर निकाला उसने। और जर्मनी सेंट्रल बैंक के चंगुल से बाहर निकला, इसलिए उसकी इकोनॉमी डेवलप हुई, इसलिए उसको फिर पीटा गया। क्योंकि नया ठेकेदार आया। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी में जब भी नया ठेकेदार आएगा तो पुराने जो ठेकेदार होंगे वो उसको पीट कर जो है वो शांत करेंगे। तो जर्मनी को इसलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, राइट। वही सेम चीज यूएसए और यूएसएसआर के साथ है। यूएसएसआर धीरे धीरे नया इकोनॉमिक ऑर्डर और धीरे धीरे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इतना शक्तिशाली हो गया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर लगभग उनके हाथ में जाने वाला है पूरा का पूरा, राइट। तो यूएसए तो ऐसा चाहेगा नहीं। तो जब धीरे धीरे जो कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है, इन्होंने धीरे धीरे कम्युनिस्ट ब्लॉक को कमजोर कर दिया ना, तो उसके बाद जो इन्होंने लगातार उस दौरान भी, पूरे थ्रू आउट कोल्ड वॉर के दौरान भी, और उसके बाद जो इन्होंने मीडिया मतलब जो भी छापा है, जो भी मूवीज बनाई हैं, जो भी हमने गाने सुने हैं, उन सब में हमें वही सारी चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरह कम्युनिज्म एक बहुत बुरी इमेज है। क्योंकि देखिए, कम्युनिज्म की शुरुआत इसीलिए हुई थी ताकि कैपिटलिज्म के चंगुल से बाहर निकला जा सके, लेकिन इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो सोवियत यूनियन ने अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आइडियोलॉजी गलत है। इसी आइडियोलॉजी को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता सभी, नॉट जस्ट कांग्रेस के लेकिन अन्य, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो सब सोशलिस्ट लीडर्स थे। वो चाहते थे कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वेस्ट का, उससे अलग किया जाए भारत को, और भारत की इकोनॉमी अपनी अलग एस्टेब्लिश हो। इसलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। सो खैर, ये आपको समझ बनानी पड़ेगी और इस भोलेपन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा गोलूपन? ये गोलूपन की, ये जो मतलब जो वेस्टर्न मीडिया है ये बिल्कुल सच बोलता है, नहीं। आज ये बात आप गारंटी से लिखकर देख लीजिए, 99% से ऊपर जो भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो प्रोपेगेंडा है, ठीक है। और मोस्टली चीजें प्रोपेगेंडा ही है, समझ रहे हैं। तटस्थता, न्यूट्रलिटी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। और कमीशन को वो न्यूट्रलिटी ही चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए जो न्यूट्रलिटी बना सके, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नॉर्थ वियतनामीज गवर्नमेंट एंड द वियतकॉन्ग वर फाइटिंग टू रीयूनिफाई वियतनाम। दे व्यूड द कॉन्फ्लिक्ट एज कॉलोनियल वॉर। मैंने आपको बोला ना, जो नॉर्थ वियतनाम के जो, क्योंकि देखिए कम्युनिज्म का गलत इस्तेमाल सोवियत यूनियन ने किया, इसका मतलब यह नहीं है कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो गलत है। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत महान है। गलती यही है कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत महान है और इंसान महान नहीं है, राइट। इंसान एक बहुत ग्रीडी जानवर है और सोशलिज्म रिक्वायर करता है कि इंसान महान बने, लेकिन एनफोर्स तो किया ही जा सकता है। जैसे जर्मनी में जो है वो महानता एनफोर्स की गई, लेकिन जरूरत भी थी उस समय, ठीक है। तो नॉर्थ वियतनाम की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है होची मिन के अंडर, वो ये चाहती है कि पूरा का पूरा वियतनाम जो है वो हमारे कंट्रोल में आए, रीयूनिफाई करें हम। और वो उनके हिसाब से ये 45 से, नॉट जस्ट 45, 1941 एंड इनफैक्ट बिफोर दैट फ्रांस से भी तो लड़ ही रहे हैं ना वो, ठीक है। सो हम 45 से मान लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की हम घटनाएं देख रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हो ची मिन एंड देयर सपोर्टर्स, वो 1945 से 1975 तक लड़ते रहे कॉलोनियल शक्तियों के खिलाफ। पहले वो लड़े फ्रेंच के खिलाफ, फिर वो लड़े यूएस के खिलाफ, ठीक है। लेकिन थे तो सभी कॉलोनियल ही। और यूएस से भले ही जितना मर्जी बोलता रहे कि डेमोक्रेसी बांट रहे हैं, कर तो वो नियो कॉलोनियलिज्म ही रहे हैं। वो कॉलोनियलिज्म ही कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। वो अपना पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं बनाते, लेकिन वो सूडो गवर्नमेंट जरूर एस्टेब्लिश करवाते हैं। इनडायरेक्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी तो सीआईए की ही रहती है। सीआईए एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अमेरिका या यूएस कह लीजिए एज अ नेशन, ठीक है। और उनके पीछे कौन बैठा है? उनके पीछे बैठे हैं सेंट्रल बैंक्स, जो कि ये सब जो है वो सीआईए या यूएसए से करवाया जा रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक चाहता है कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी उनके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। आगे देखते हैं। Now they viewed the conflict as a colonial war and a continuation of the first Indochina war against the forces from France and later on United States.
ठीक है, कंटिन्यूएशन है वो, पहले 46 से 55, फिर 55 से 75, पूरा का पूरा है कॉलोनियल वॉर, 2 फेजेस में है। सेकंड फेज पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि दैट इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आगे बढ़ते हैं। यूएस इन्वॉल्वमेंट एस्केलेटेड फर्दर फॉलोइंग द 1964 गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट। ये आ गया बहाना। यूएस को अपनी जनता को ये भी तो दिखाना है, हम अपने सैनिकों को लड़ने के लिए, मरने के लिए भेज रहे हैं, अपने जवान लड़कों को मरने के लिए भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? यूएस के माँ बाप, यूएस की जनता को ये जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। और जवाब ये था कि 1964 में, उस समय तो इतना प्रोपेगेंडा चलाया गया ये 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त 1964 में जो टॉनकिन की जो गल्फ है, यहां पर यूएस ने नॉर्थ वियतनाम के जो वाटर्स हैं उसमें एंटर किया, और वहां पर जाकर जो है वो दोनों के बीच में झड़प हुई, वार्निंग दी होगी, वार्निंग नहीं मानी और फिर झड़प हुई। और इसको पोर्ट्रे इस तरह किया गया अमेरिकन मीडिया में कि वियतनाम ने, नॉर्थ वियतनाम ने शुरुआत करी है, और उन्होंने हमारी मैडॉक्स नाम की एक शिप थी, यूएसएस, एक बैटल शिप थी, उसको जो है वो डुबा दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इनकी, नॉर्थ वियतनाम की नेवल फोर्सेस ने 3 शिप्स थी उनकी, और उस साइड से यूएस की एक थी। इन्होंने हमारी शिप को, यूएस की मीडिया ने इस तरह दिखाया है कि उन्होंने हमारी शिप को डुबा दिया, और अब हम जो है वो रिटालिएट करेंगे। और प्रेसिडेंट, मतलब जो सेनेट है, उसने लिख कर दे दिया कि जी हाँ, जाओ रिटालिएट करो। मतलब पहले ना नुकर करते रहे, फिर आखिरी में जो है वो फाइनली इजाजत दे दी गई। ठीक है, तो ये टॉनकिन इंसिडेंट बेसिकली बहाना था, राइट। और यही बहाना, इसी तरीके का बहाना जो है वो कोरिया में, जब यूएस ने अपनी फोर्सेस को निकाल दिया बाहर, क्योंकि उन्हें पता था कि किम जो है वो पूरे कोरिया को अटैक करने की कोशिश करेगा, राइट। और किम ने जैसे ही पूरे कोरिया को अटैक किया तो वहां पर भी यूएस को बहाना मिल गया, राइट। चाइना में इसी तरीके का बहाना था, ठीक है, कि जो सीसीपी है वो अब जनता को जो है वो टॉर्चर करेगी, भूखा रखेगी, ये सब चीजें। वैसे रहा भी माओ जेदांग के समय जो है वो भूखे भी बहुत मरे लोग, ठीक है। परफेक्ट सिस्टम दोनों ही नहीं है। कैपिटलिज्म में भी जो आम जनता है वो पिस रही है, कम्युनिज्म में भी आम जनता पिस रही है। लेकिन इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन या यूएसए अपना अपना इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है। नाउ, इन विच यूएस डिस्ट्रॉयर मैडॉक्स नाम का था, क्लैश्ड विद नॉर्थ वियतनामीज फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिनके पास टॉर्पीडोज वगैरह थे, विच वॉज फॉलोड बाय गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन। इसके बाद गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन जो है वो यूएस सेनेट में लिया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि नहीं, अब जो है वो यूएस रिटालिएट करेगा, एंड विद फुल फोर्स रिटालिएट करेगा, क्योंकि अब डेमोक्रेसी के खिलाफ, यूएस की फ्रीडम के खिलाफ जो है वो हमला है ये, है ना। वो जनता को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि यूएस की फ्रीडम के खिलाफ है। ड्राफ्टिंग शुरू हो गई, 17-18 साल के लड़कों को सेना में भर्ती किया जाना शुरू किया गया, और स्लॉटर किया गया उन्हें। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में स्लॉटर हुए हैं, उसी तरीके का स्लॉटर जो है वो वियतनाम में भी हुआ, ठीक है। विच गेव द यूएस प्रेसिडेंट ऑथराइजेशन टू इंक्रीज यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, ठीक है। जॉनसन थे उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जब ये घटना घटी। रेगुलर जॉनसन नहीं थे, कैनेडी थे, जेएफ कैनेडी। रेगुलर यूएस कॉम्बैट यूनिट्स वर डिप्लॉयड बिगिनिंग इन 1965. Operations crossed international borders. Bordering areas of Laos and Cambodia were used by North Vietnamese supply routes and were heavily bombed by US forces as American involvement in the war peaked in 1968 during what is known as Tet Offensive. देखिए, अब यहाँ पर आपको वियतनाम वॉर में ध्यान रखना है, जब यूएस जो है वो खासतौर पे उतरा, तो सबसे पहले तो आपको टॉनकिन इंसिडेंट ध्यान रखना है, उसके बाद टेट ऑफेंसिव ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक बार तो यूएस को क्लीन चिट मिल गई तो उसने तो अटैक करना शुरू किया, ठीक है। वियतनाम पर अटैक करना है, वियतनाम में नॉर्थ वाली साइड अटैक करना है तो लाओस से, साउथ वाली साइड अटैक करना है तो कंबोडिया से। तो लाओस और कंबोडिया का इस्तेमाल किया गया वियतनाम पर अटैक करने के लिए, वियतनाम के नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, ऑपरेशन रेगुलर यूएस कॉम्बैट यूनिट 1965 में जो है वो सेना भेजनी शुरू की गई। ऑपरेशन क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ लाओस एंड कंबोडिया वर यूज्ड बाय नॉर्थ वियतनामीज सप्लाई राउट। देखिए, दोनों द्वारा, ऐसा नहीं है कि केवल यूएस ने यूज किया, नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम ने भी इस्तेमाल किया है। एंड वर हेविली बाउंड बाय यूएस फोर्सेज एज अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वार पीक्ड बाय 1968 ड्यूरिंग नोन एज टेट ऑफेंसिव। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये टेट ऑफेंसिव क्या है। टेट इज अ वियतनामीज वर्ड फॉर हॉलीडे, और जो लूनर ईयर जो है वो शुरू होता है, क्योंकि बुद्धिस्ट हैं ये तो लूनर ईयर मानते हैं ये, तो लूनर ईयर जब शुरू होता है तो
इनका जो है वो लूनर फेस्टिवल होता है, ठीक है, एंड टेट इज अ वर्ड फॉर फेस्टिवल। तो ये है, देखिए ये लाओस और ये कंबोडिया, जो नॉर्थ की फोर्सेस हैं वो लाओस और कंबोडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने साउथ पर अटैक किया, देखिए किस तरह। और जो यूएस है उसने भी थाईलैंड और लाओस कंबोडिया के ऊपर से जो है वो अपने एयरशिप्स को गुजारा है। जहां जहां पर उन्हें लगा कि वियतकॉन्ग की सेनाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर उन्होंने बॉम्ब्स गिराए हैं, ठीक है। B-52 जो है वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे, B-52, उनसे उन्होंने बगैर सोचे समझे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, जंगल के जंगल जो है वो एक नेपाम करके केमिकल होता है वो उन्होंने फेंका, उस पर लोगों पर फेंका, ठीक है, मतलब जंगल पर फेंका, और जंगल के अंदर लोग रहते थे, राइट। सो नेपाम इसलिए फेंका ताकि जंगल के जंगल जो है वो जल जाएं। तो इस तरह का केमिकल वॉरफेयर करा गया और बहुत ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन को मारा गया, क्योंकि जो वियतकॉन्ग है वो कोई ड्रेस नहीं पहनते थे, वो सिविलियन की तरह ही वो सिविलियन ड्रेस में रहते थे, यानी आम कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में रहते थे, लेकिन हथियार रहते थे उनके पास। तो जहां जहां पर वियतकॉन्ग या नॉर्थ वियतनामीज आर्मी की मूवमेंट का शक रहता था, वहां पर जंगल के जंगल पर बॉम्बिंग करा दी जाती थी। जंगल के जंगल पर जो है वो नेपाम एक केमिकल है उसको फेंकवा दिया जाता था, जिससे आम जनता, सिविलियन की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। और ये खबर जब यूएस पहुंची तो यूएस की जनता में खलबली मच गई कि आप जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को कैसे मार सकते हैं। आप वहां पर जो है वो डेमोक्रेसी बांटिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप एक कन्वेंशनल वॉरफेयर कीजिए, आप सेना को मारिए, आप सिविलियन पॉपुलेशन को क्यों मार रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो जॉनसन जो मतलब क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे यूएस के, उनके खिलाफ जो है वो जनता खड़ी हो गई। और फिर रिचर्ड निक्सन ने इलेक्शन लड़ा कि नहीं, हम जो है वो युद्ध को खत्म करेंगे, और इस एजेंडा पर रिचर्ड निक्सन ने इलेक्शन लड़ा, और फिर रिचर्ड निक्सन इलेक्शन जीतकर जो है वो प्रेसिडेंट भी बने। और फिर उसके बाद निक्सन के एरा में कुछ समय तक युद्ध चला, और फिर निक्सन ने सेना को वापस बुला लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। एंड दिस इज द गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये गल्फ ऑफ टॉनकिन है, यहां पर वो इंसिडेंट हुआ था। कौन सा इंसिडेंट? जहां पर मतलब दिखाया यह गया था कि 3 वियतनामीज बोट्स ने एक जो है वो यूएस के बॉम्बर को मार गिराया है, ठीक है। एक नॉट बॉम्बर, सॉरी, यूएस के एक जो है वो क्या बोलते हैं, बैटलशिप को जो है वो डुबा दिया है, जिसको बहाना बनाया गया यूएस में। बाद में पता चला कि ये फेक है। 2 इंसिडेंट हुए थे, एक में तो ऑब्वियसली झड़प हुई थी, दूसरा जो है वो फेक है, फेक निकला बाद में, ठीक है। बाद में जब रिसर्च हुई इस पर प्रॉपर, तो बाद में पता चला कि यूएस ने जो है वो बहाना बनाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, झड़प थी ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस जो है वो, देखिए B-52 बॉम्बर्स जो है वो यहाँ से, और ये देखिए यूएस शिप है, यूएस जो है वो नॉर्थ वियतनामीज वाटर्स में एंटर कर रहा है, ये उनके वाटर्स हैं, उसमें एंटर करेगा तो यहाँ उनकी नेवी तो विरोध तो करेगी ना। उनकी नेवी विरोध भी ना करे या विरोध कर रही है, और अगर विरोध में अगर सामने से गोली चल जा रही है तो उसको इस तरह प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है कि देखिए कम्युनिस्ट जो है वो खतरा बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि जो होचिमिन है ना, होचिमिन ने अपना जो है वो एजेंडा क्लियर रखा हुआ था कि हम या हमारा जो है वो ज्यादा कुछ खास लेना देना सोवियत यूनियन से है नहीं, हमारी, और हम भले ही हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, लेकिन हम अपनी जनता का भला चाहते हैं, हम कोई इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टेब्लिश करने का जो जुनून है वो तो मॉस्को से ही था, ठीक है। वो यूज कर रहे थे किसे? वियतनाम को। और वियतनाम की जनता सोशलिज्म से इसलिए जो है वो, या जो सोशलिस्ट लीडर्स थे या कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के लिए इसलिए जो है वो इंक्लाइंड थे क्योंकि इसमें उन्हें एक वे आउट दिखता था कैपिटलिज्म से और एलिटिज्म से। जो एलिट्स जो है वो जनता को परेशान कर रहे हैं, उससे एक वे आउट दिखता था, जनता का भला करना चाहते थे वो अपनी कैपेसिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मैप फॉर द टेट, जो क्या बोलते हैं टेट ऑफेंसिव है। तो ये मैंने आपको दिखाया ना, लाओस और कंबोडिया का इस्तेमाल किया गया है वियत कॉन्ग्स द्वारा या होचिमिन की NVA द्वारा, ठीक है। और लाओस और कंबोडिया के एयर स्पेस का, थाईलैंड के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है यूएस द्वारा बॉम्बिंग करने के लिए। सो जो टेट ऑफेंसिव है ये है क्या? सो टेट ऑफेंसिव में बेसिकली हुआ ये कि एक सरप्राइज अटैक किया गया इन सारी पोजीशंस पर। देखिए एक साथ जो NVA है और जो वियतकॉन्ग है उसने एक साथ जो है वो जहां जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थी यूएस की, उधर अटैक किया और यूएस को जो है वो भागने पर मजबूर किया, और बहुत बड़ी संख्या पे जो है वो यूएस सैनिकों को मार गिराया उन्होंने। तो यहां पर आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट नेशंस कौन कौन से हैं। ऊपर आपको चाइना नजर आ रहा है
और यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम, ये जो रेड वाला रीजन है ये नॉर्थ वियतनाम, ये कम्युनिस्ट नेशन है। उसके अलावा नेशन अलाइड विद यूएस, थाईलैंड और साउथ वियतनाम आर द नेशंस अलाइड विद यूएस। और न्यूट्रल नेशन आपको लाओस और कंबोडिया न्यूट्रल नेशन है, लेकिन इनकी न्यूट्रलिटी का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि इनका ये न्यूट्रल रहते हुए भी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम में भी इनका यूज किया और साउथ वियतनाम में भी यूएस ने भी, साउथ वियतनाम से यूएस ने भी इनका यूज किया। ठीक है, और ये टेट अटैक की साइट्स आपको दिख रही है यहाँ पे। तो इस मैप को आप जो है वो इसकी मतलब स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स जो है, इतनी साइट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है कि टेट ऑफेंसिव के दौरान हुआ क्या था। लाओस और कंबोडिया का इस्तेमाल करके सरप्राइज, यहाँ इस मैप से हमें पता क्या चल रहा है कि लाओस और कंबोडिया का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ वियतनामीज आर्मी एज वेल एज वियतकॉन्ग्स ने यूएस की जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं साउथ वियतनाम पे, वहां पर अचानक से बहुत सारी पोजीशंस पर सरप्राइज अटैक किया, जिससे वो मतलब बहुत सारा जो है वो उन्हें नुकसान हुआ और उन पर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका मोरल भी बहुत डाउन हुआ। नाउ इन लेट जनवरी 1968 ड्यूरिंग द लूनार ईयर, or tet is the Thai word for festival, not Thai but Vietnamese word for festival, holiday, North Vietnamese and communist Viet Cong forces launched the coordinated attack against a number of targets in South Vietnam. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड अटैक उन्होंने किया साउथ वियतनाम पर। Thus US and South Vietnamese military sustained heavy losses. नुकसान हुआ किसको? यूएस और साउथ, बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर इट, राइट, सरप्राइज अटैक था। बिफोर फाइनली रिपेलिंग द कम्युनिस्ट असॉल्ट, लेकिन रिपेल तो किया उन्होंने, लेकिन शुरू में उन्हें नुकसान बहुत हुआ। द टेट ऑफेंसिव फेल्ड इन इट्स गोल। अब टेट ऑफेंसिव का गोल क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एनवी है या जो होचिमिन है, उनके अकॉर्डिंग टेट ऑफेंसिव का गोल क्या था? वो तो ये चाहते थे कि साइगॉन से सरकार जो है वो उठ जाए, किसकी? साउथ वियतनाम की, और यूएस को पूरी तरह खदेड़ दिया जाए वियतनाम से। लेकिन ऐसा वो करने में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने यूएस की जो है वो पावर को गलत एंटीसिपेट किया। भले ही यूएस जो है वो स्ट्रांग हो और एनवीए के पास जो है वो जंगल की नॉलेज हो, लेकिन यूएस के पास जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा हैं। यूएस के पास बैकअप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, सॉरी नॉट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, थाईलैंड, ये सारे राष्ट्र हैं। समय आने पर यूएस के पास रीइंफोर्समेंट्स की कमी नहीं है। सो टेट ऑफेंसिव वाज अ फेलियर ऑफ ओवरथ्रोइंग द साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट। इस काम में वो फेलियर था, लेकिन नुकसान बहुत कर दिया था। स्टेटमेंट जरूर सेट कर दी थी, ये स्टेटमेंट जरूर सेट हो गई थी कि जो यूएस है वो वियतनाम में जीत नहीं रहा, क्योंकि जॉनसन और फिर उसके बाद निक्सन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार अपनी जनता को यही फीड कर रहे थे कि नहीं हम वियतनाम में जीत रहे हैं, नहीं हम वियतनाम में जीत रहे हैं। लेकिन टेट ऑफेंसिव से बात क्लियर होगी कि नहीं जीत रहे आप। वियतनामीज लोग, जिनके पास, आपके पास संख्या ज्यादा है, यूएस के पास संख्या ज्यादा है सैनिकों की, क्योंकि अलाइज बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हथियार बहुत मॉडर्न है उसकी, और उनके अगेंस्ट वियतकॉन्ग के पास जो है वो वही 1940s की, 30s की या वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान के जो पुराने हथियार हैं, मैचलॉक राइफल्स हैं, वही सब वो इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरीला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आप पर फिर भी भारी हैं। तो ये किस तरह की जीत है, जो आपको चंद मुट्ठी भर सैनिकों को मारने के लिए वियतकॉन्ग के पूरे मतलब एक गांव की सारी सिविलियन पॉपुलेशन को मारना पड़ रहा है। तो ये जीत नहीं है आपकी, ये हार है। आप मोरल ग्राउंड्स पर युद्ध को हार जा रहे हैं। यूएस की जनता ने, या जितने भी पीस कीपिंग मूवमेंट्स, यहां से वो साइन निकला था। ये जो पीस का साइन आपको कई जगह पर नजर आता है, यहां पर ये साइन जो है वो नजर आया, निकला और पॉपुलर हुआ। और ये पीस कीपिंग मूवमेंट्स जो है वो बहुत सारे निकले। बीटल्स जैसे जो है वो बैंड, पिंक फ्लॉयड जैसे बैंड जो है वो इसी एरा में फेमस हुए हैं। ठीक है, जिमी हेंड्रिक्स वगैरह इसी एरा में फेमस हुए हैं। नाउ ऑफ ओवरथ्रोइंग द साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट बट बिकेम टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। टर्निंग पॉइंट बन गया, क्यों? as it persuaded a large segment of US population that its government's claims of progress towards winning the war were illusionary। ठीक है, यूएस जनता में ये बात जो है वो बढ़ गई बहुत ज्यादा। ठीक है, कि जो सरकार है यूएसए की, वो युद्ध नहीं जीत पा रही है, डिस्पाइट मेनी ईयर्स ऑफ मैसिव यूएस मिलिट्री एड टू द साउथ वियतनाम। ठीक है, भले ही यूएसए कितना मर्जी साउथ वियतनाम को पैसा देता रहे, जीत वो पा ही नहीं रहे। ठीक है, ये कहां से क्लियर हुआ? ये टेट ऑफेंसिव से क्लियर हुआ, क्योंकि टेट ऑफेंसिव में यूएस जो है वो बोलता है कि हम बहुत कोऑर्डिनेशन से, हम डिसिप्लिन से, हम प्लानिंग से जीतते हैं,
और साथ में जो है वो वियतनामीज जो जंगल में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, चप्पलों में वो लड़ रहे हैं आपसे, आप कॉम्बैट बूट्स में लड़ रहे हैं, वो चप्पलों में लड़ रहे हैं आपसे, ठीक है, वो तब भी आप पर हावी हो जाते हैं अपने आउटडेटेड हथियारों के बावजूद। तो आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप मतलब नेटिव से आप लड़ नहीं सकते, वो अपने जंगलों को कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एंड ऑफ द वॉर, युद्ध हमारा निपटा कैसे, खत्म कैसे हुआ। नाउ अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द अमेरिकन पीपल टू विड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम वियतनाम, प्रेसिडेंट निक्सन, अब जॉनसन के समय पर यह युद्ध चल रहा है, ठीक है, जॉनसन प्रेसिडेंट है, उनके समय में युद्ध चल रहा है, और प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो अगली बार नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, किस मेरिट पर, कि मैं जो है वो युद्ध खत्म करूंगा। assumed office in 1969 and started his efforts to end the war honorably, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एंड करूंगा वॉर को, लेकिन यूएस का सम्मान नहीं खोने दूंगा। यूएस जो है वो रिट्रीट नहीं करेगा, यूएस जो है वो अपनी दुम दबा कर नहीं आएगा। ठीक है, हम कोई एक ऐसा जो है वो ग्रेसफुल एग्जिट निकालेंगे, जिस तरह ब्रिटेन ने भारत से ग्रेसफुल एग्जिट किया। ठीक है, माउंटबेटन को भेजा गया कि ब्रिटेन से भारत जो है वो ग्रेसफुल एग्जिट करे, उसी तरह निक्सन को लाया गया ताकि वियतनाम से यूएस जो है वो ग्रेसफुल एग्जिट करे। आइए देखते हैं वो ग्रेसफुल एग्जिट क्या था। नाउ इन लाइन विद दीज एफर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राइड टू इंक्रीज मिलिट्री प्रेशर ऑन नॉर्थ through bombings and increased military raids, and at the same time he tried to push pressure on the Soviets to persuade their allies to join serious negotiations। देखिए निक्सन ने क्या किया, निक्सन को युद्ध खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है निक्सन को युद्ध। निक्सन युद्ध तब तक नहीं खत्म कर सकता जब तक वियतनाम को यूएसएसआर की बैकिंग लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो वियतकॉन्ग्स है वो तो जंगल में लड़ रहे हैं, लेकिन जो एनवीए है उनके पास टैंक्स वगैरह, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और उसके अलावा बोट्स, मतलब बैटलशिप्स, टॉर्पीडोज, सबमरीन्स वगैरह सब हैं। किसने दिए? यूएसएसआर ने। ठीक है, सो निक्सन ने सबसे पहले नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्बिंग करनी शुरू करी, उनको दिखाना शुरू किया कि यूएसए जो है वो बहुत बड़े लेवल पर प्रेशर आप पर डाल सकता है। दूसरी साइड निक्सन ने यूएसएसआर पर प्रेशर डालना शुरू किया कि भैया तुम वियतनाम का साथ देना बंद करोगे तभी तो हम युद्ध जीतेंगे या युद्ध विराम करेंगे। तो यूएसए ने जो है वो यूएसएसआर को अपील किया कि भैया तुम वियतनाम से थोड़ा पीछे हट जाओ, नॉट यूएसएसआर लेकिन चाइना से भी, क्योंकि निक्सन, देखिए याद करो पिछला सेशन, निक्सन जो है वो 71 में चाइना आया था, 71 में उसने पीआरसी से बातचीत करनी शुरू करी थी, सीसीपी से, और फिर फाइनली, और पीआरसी से बातचीत क्यों करनी शुरू करी थी? क्योंकि यूएसएसआर वियतनाम या नॉर्थ वियतनाम को हथियार किसके रास्ते दे रहा है? सीसीपी के रास्ते ही तो दे रहा है ना, चाइना के रास्ते तो दे रहा है। तो यहां पर निक्सन यूएसएसआर एज वेल एज चाइना दोनों को अपील कर रहा है कि भैया नॉट जस्ट यूएसएसआर चाइना बट ऑल्सो नॉर्थ कोरिया, तीनों को अपील करने की कोशिश कर रहा है कि आप वियतनाम में साथ देना उनका बंद करें, उनको हथियार देना बंद करें, बदले में हम भी वियतनाम से हट जाएंगे, ठीक है, अपनी सेना को हटा लेंगे और फिर उसके बाद यहां पर कम्युनिस्ट राष्ट्र बन जाए, क्योंकि हमारी हो गई है बहुत बेइज्जती और अब हमें युद्ध खत्म करना है। ठीक है, तो इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है। इन लाइन विद दीज एफर्ट्स, व्हाट एफर्ट्स टू एंड द वॉर ऑनरेबली, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हु निक्सन tried to increase military pressure on north of Vietnam through bombings and increased military raids, and at the same time he tried to push pressure on Soviets to persuade their allies to join serious negotiation। ठीक है, बोला कि यूएसएसआर, क्योंकि चाइना के साथ फिर नेगोशिएशंस हुई, क्योंकि निक्सन ने प्रेशर डाला चाइना पर, चाइना के साथ नेगोशिएशंस हुई, और चाइना ने क्या बोला कि यूनाइटेड नेशंस में, पीआरसी ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशंस में ताइवान की सरकार का रिकॉग्निशन ना हो, बीजिंग की सरकार का रिकॉग्निशन हो, सीसीपी की जो पीआरसी है इसका रिकॉग्निशन हो। ठीक है, सो निक्सन को प्रेशर में आकर ये बात माननी पड़ी। यूएसएसआर के साथ क्या लेना देना था? यूएसएसआर को निक्सन ने बोला कि आप जो है, आपको हम कैपिटलिस्ट एड टेक्नोलॉजी वगैरह मार्केट में थोड़ा सा आपको डील प्रोवाइड करेंगे, आप जो है वो वियतनाम से अपना थोड़ा साथ, अपना हाथ जो है वो हटाना शुरू करो। सो बदले में क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली चाइना और यूएसएसआर जो है वो यूएसए के दबाव में आकर उन्होंने धीरे धीरे रिसोर्सेज जो है वो वियतनाम को देने बंद कर दिए होंगे, और बदले में यूएस ने भी जो है वो अपनी सेना जो है वो वहां से निकालनी शुरू कर दी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। नाउ हाउएवर दिस प्लान डिड नॉट वर्क, लेकिन ऐसा काम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वियतनाम वाज नॉट रेडी, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, यूएसएसआर कह रहा था कि नहीं, हमें
हम अपना पूरा कंट्रोल लाएंगे ही लाएंगे। और पीआरसी अड़ी हुई थी किस बात पर कि नहीं, हमें बीजिंग पर, हमें यूएन में जो है वो बीजिंग की सरकार की रिकग्निशन चाहिए, और जो कि अभी तक यूएस ने दी नहीं थी, यूएन ने दी नहीं थी। तो ये प्लान काम नहीं किया, ठीक है। इवेंचुअली दिस प्लान वर्कड, बट एट दैट मोमेंट ये प्लान काम नहीं किया। सो बाय जून 1969 निक्सन स्टार्टेड विड्रॉइंग अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम वियतनाम एंड स्टार्टेड द प्रोग्राम वियतनामाइजेशन, ठीक है। 1969 में फिर वियतनाम से सैनिक निक्सन ने हटाने शुरू कर दिया और वियतनामाइजेशन करना शुरू किया। वियतनामाइजेशन के तहत मतलब क्या है कि जो साउथ वियतनाम के जो ट्रूप्स है ना, ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका या यूएस के ट्रूप्स हटा लिए जाएंगे और साउथ वियतनाम के ट्रूप्स को जो है वो अमेरिकन तर्ज पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। उनके जो है वो मरीन्स तैयार किए जाएंगे, उनको जो है वो जो अमेरिकन या जो अमेरिकन सोल्जर्स जिस तरह के वॉरफेयर में, मतलब यानी जो एलीट्स हैं, जो मरीन्स हैं, ठीक है, जो मरीन कॉप्स वगैरह हैं, उसके अलावा जो सील्स हैं, नेवी सील्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग जो है वो साउथ वियतनामीज आर्मी को दी जाएगी, ठीक है। उनको रिग्रुप किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा, राइट, बाय विच द यूएस मिलिट्री वर्क टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग द लोकल फोर्सेस ऑफ साउथ वियतनाम टू डिफेंड देमसेल्फ। क्योंकि यूएस की फोर्सेस तो जा रही है, तो नॉर्थ के खिलाफ डिफेंस कौन करेगा? अब साउथ वियतनाम की लोकल फोर्सेस, बदले में अपने हथियार, अपनी ट्रेनिंग जो है वो छोड़कर चले जाएंगे यूएस, ठीक है। However, whether the South Vietnamese could build the combat capability, logistics, planning, capacity and leadership at the national and military levels to face North Vietnamese on their own was an important challenge to US। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एक स्टेटमेंट में बहुत कुछ बता दिया है। क्या साउथ वियतनाम कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी युद्ध लड़ने की क्षमता, लॉजिस्टिक्स यानी समय पर सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसके अलावा युद्ध की प्लानिंग, ठीक है, और लीडरशिप क्या अवेलेबल है साउथ वियतनाम में? ये सरदर्दी थी यूएस की। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि युद्ध में क्या चाहिए होता है। कॉम्बैट कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, कैपेसिटी, लीडरशिप, प्लानिंग, कैपेसिटी एंड लीडरशिप, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं सब फील्ड्स में जो है वो ट्रेन करने का काम शुरू किया। इसको कहा गया वियतनामाइजेशन। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन था। यूएस जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक कहां पर टिका रहे? वियतनाम में टिका रहे। तो निक्सन ने इस वियतनामाइजेशन की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत यूएस जनता को बता दिया कि अब जो यूएस के जो सैनिक हैं वो वियतनाम से हट जाएंगे, लेकिन हम उनको जो है वो प्रिपेयर करें। सो 1969 में ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। 73 यानी 4 साल तक जो है वो सेना वहां पर डटी रही, 73 तक विड्रॉ नहीं किया गया। सो वियतनामाइजेशन के बहाने भी युद्ध छिड़ा ही रहा और चला ही रहा। सो निक्सन जो एजेंडा लेकर आया था कि मैं युद्ध तुरंत खत्म कर दूंगा, वो अपने पूरे टेन्योर में युद्ध करता ही रहा, लेकिन युद्ध खत्म करने का एक बहाना उसने देके रखा कि वियतनामाइजेशन हम कर रहे हैं, हम हटा लेंगे। जनता को बोल रहे हैं हम आज इतने सैनिक ले आए, आज इतने सैनिक ले आए। एक धीरे धीरे करके सैनिकों को विड्रॉ तो किया जा रहा था, लेकिन पूरा जो है वो युद्ध खत्म नहीं कर रहे थे। सो निक्सन और यूएस वर मेकिंग श्योर कि जितना ज्यादा समय तक हो सके पूरे वियतनाम को कम्युनिस्ट रिजीम के कंट्रोल में आने से रोका जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दस द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वुड कंटिन्यू इट्स ट्रिपल स्ट्रेटजी। ट्रिपल स्ट्रेटजी का मतलब रिग्रुप, एक्सपैंड और यहां पर एक और वर्ड यहां पर लिखा है मैंने, इक्विप, री-इक्विप, रीग्रुप और एक्सपैंड। यानी जो वियतनामीज, जो सदर्न वियतनामीज जो आर्मी है उसको रिग्रुप किया जाए, उसको सुसंगठित किया जाए, उसके अलावा उनको जो है वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाए, हथियार दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और उनका कंट्रोल जो है वो एक बार अमेरिका बढ़ा दे। इसीलिए निक्सन ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग्स तुरंत करवाई शक्ति में आते ही। निक्सन तो कह रहा था कि युद्ध खत्म कर देगा, लेकिन उसने तुरंत जो है वो इतनी सारी बॉम्बिंग्स क्यों करा दी? ताकि साउथ वियतनामीज फोर्सेस का जो कंट्रोल होल्ड एरिया है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो ये ट्रिपल स्ट्रेटजी थी ऑफ रीग्रुपिंग, एक्सपेंडिंग एंड री-इक्विपिंग, राइट। नेक्स्ट इज coercing the North Vietnam to negotiation through military pressure and through Soviet and PRC and seeking negotiation, ठीक है। दूसरी चीज क्या करी? पहले तो साउथ वियतनामीज आर्मी को रिग्रुप किया, ठीक है, कंसोलिडेट किया, इनको जो है वो युद्ध के लिए तैयार किया। दूसरी जगह नॉर्थ वियतनामीज जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उस पर प्रेशर डाला मिलिट्री जो है वो अटैक से कि तुम सरेंडर करो, या तो एक तरह का जो है वो पीस एग्रीमेंट करने के प्रति
आप जो है वो मतलब नेगोशिएशंस की तरफ बढ़े अब, ठीक है। उसके लिए जो नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस है उनके सपोर्टर्स यूएसएसआर और पीआरसी पर भी प्रेशर डाला गया कि आप भी जो है वो नॉर्थ वियतनामीज को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बंद कीजिए। पीआरसी को यह भरोसा दिया गया कि तुम्हें रिकॉग्निशन मिल जाएगी यूएन में, यूएसएसआर को यह भरोसा दिया गया कि तुम्हें जो है वो और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अपना जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर चलाए रखो, ठीक है, या आपके साथ हम रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ जो है वो मतलब उनको अपने कॉन्फिडेंस में लाया गया ताकि नॉर्थ वियतनाम पर प्रेशर बढ़ सके और वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हो सके, ठीक है। नाउ फाइनली ऑन अक्टूबर 1972 किसिंगर, अब ये किसिंगर कौन है? हेनरी किसिंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के, ठीक है। देखिए यूएसए का प्रेसिडेंट रहता है, फिर उसका वीपी रहता है, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है, ठीक है। सो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द थर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी इन यूएस, लेकिन कई जगहों पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो वीपी और प्रेसिडेंट दोनों को मैनिपुलेट करता है, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द हेड ऑफ सेनेट, ठीक है। किसिंगर रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद द नॉर्थ, ठीक है। तो किसिंगर के रहते, किसिंगर कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उस समय के, और निक्सन जो है वो क्या है? प्रेसिडेंट है। उनके रहते जो है वो अक्टूबर 1972 में जाके नॉर्थ और यूएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि अब जो है वो हम एक एग्रीमेंट, एक पीस सेटलमेंट की तरफ बढ़ने को तैयार हैं, राइट। नाउ हाउएवर दिस एग्रीमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू साउथ, ये एग्रीमेंट जो है वो साउथ वियतनाम को एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? आइए देखते हैं। And it refused to accept a peace that left North Vietnamese forces in South Vietnam and legitimized the Hanoi-controlled communist shadow government, the Provisional Revolutionary Government. साउथ वियतनाम इसलिए इस ट्रीटी से खुश नहीं था या इस एग्रीमेंट से खुश नहीं था क्योंकि इसमें क्लॉज ये थी कि नॉर्थ वियतनाम की एक तो फोर्सेस जो है वो साउथ वियतनाम में तैनात रहेंगी, दूसरी चीज नॉर्थ वियतनाम की हनोई में जो सरकार है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा यूएस, जो कि एक कम्युनिस्ट शैडो गवर्नमेंट है, ठीक है। क्योंकि साउथ वियतनाम भी क्या चाहता है? पूरे के पूरे वियतनाम पर उनका कंट्रोल हो। नॉर्थ वियतनाम भी यही चाहता है पूरे के पूरे वियतनाम पर उनका कंट्रोल हो। और किसिंगर ने क्या कहा कि हम अपनी सेना हटा देंगे, नॉर्थ वियतनाम जो है वो अटैक नहीं करेगा साउथ वियतनाम पर, लेकिन फोर्सेज साउथ वियतनाम की नॉर्थ वियतनाम की साउथ वियतनाम पर रहेगी। तो दैट मीन साउथ वियतनाम पर यानी साइगॉन पर खतरा है कि हनोई कभी भी उनको कंट्रोल कर सकता है और यूएस साथ देने आएगा नहीं। लेकिन ऐसे में यूएस ने जो है वो साइगॉन को भरोसा दिया कि अगर तुम पर अटैक होता है तो हम तुम्हारी मिलिट्री एड करने आ जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आगे देखिए। नाउ किसिंगर वाज हाउएवर अनेबल टू फाइंड एनी मिडल ग्राउंड, किसके बीच में? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में किसिंगर जो है वो एक कोई मिडिल ग्राउंड लाने को तैयार नहीं था। साउथ वियतनाम इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं हम अपनी सेना जो है वो नॉर्थ वियतनाम इस बात पर अड़ा रहा कि हम अपनी सेना साउथ वियतनाम पर रखेंगे ताकि उनको हम चेक में रख सकें। साउथ वियतनाम इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, नॉर्थ वियतनाम को पूरी तरह खत्म करो और पूरा का पूरा जो है वो वियतनाम हमारे कंट्रोल में दो, ठीक है। यानी कि हनोई की जो शैडो गवर्नमेंट है उसको डिस्बैंड किया जाए, जो कम्युनिस्ट रिजीम है, हो ची मिन की जो सरकार है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट, अब देखिए दोनों ही जो है वो मानने से बंद कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने अब साउथ वियतनाम को थ्रेटन किया क्योंकि बहुत मुश्किल से नॉर्थ वियतनाम जो है वो एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ था। अब साउथ वियतनाम नहीं मान रहा था, तो पहले नॉर्थ वियतनाम को डरा धमकाकर एग्रीमेंट के लिए तैयार किया गया, अब साउथ वियतनाम को डराने की बारी है। सो प्रेसिडेंट थ्रेटन्ड टू द साउथ टू कट मिलिट्री, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल एड एंड इवेंचुअली परसुएडेड द साउथ टू साइन द एग्रीमेंट। साउथ को यह बोला कि भैया देखो अगर साइन नहीं करोगे तो तुम्हें मिलिट्री हेल्प भी नहीं देंगे, हम तुम्हारी कोई जो है वो ट्रेड में मदद नहीं करेंगे, लॉजिस्टिकल हेल्प नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प तो भूल ही जाओ। तो साउथ वियतनाम को घुटने टेक नहीं पड़े। मान लीजिए अगर साउथ वियतनाम ट्रीटी में साइन नहीं करता और अगर मिलिट्री हेल्प जो है वो यूएस नहीं देता, तो ये तो खुला निमंत्रण है नॉर्थ वियतनाम को कि वो तुरंत आए और साइगॉन को अपने कंट्रोल में ले। बदले में यूएस ने साउथ वियतनाम को या साइगॉन को यह कहा कि अगर तुम ट्रीटी पर साइन कर देते हो तो तुम्हें मिलिट्री असिस्टेंस भी मिलेगा, लॉजिस्टिकल हेल्प भी मिलेगी और फाइनेंशियल। लॉजिस्टिक्स का मतलब है सामान को इधर से उधर ट्रेवल करना। रेलवेज क्या करता है? वो रेलवेज में जो कंटेनर घूमते हैं वो लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। जो शिप्स घूमती है इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर्स लेकर, वो लॉजिस्टिक्स हैं। ये जो ये जो डिलीवरी गाइज होते हैं, ठीक है, ई कार्ट वगैरह, ये क्या है? ये सब लॉजिस्टिक्स सर्विस होती है, राइट।
सो यूएस जो है वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी वियतनाम का जो भी प्रोड्यूस है अगर वियतनाम बाहर उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकेगा, उसको सस्ता लॉजिस्टिक ही नहीं मिलेगा यूएस के रूप में, तो बहुत महंगा ट्रेड करना पड़ेगा उन्हें, राइट। तो लॉजिस्टिकल हेल्प नहीं देगा, मिलिट्री हेल्प नहीं देगा, मिलिट्री हेल्प नहीं देगा तो नॉर्थ वियतनाम कभी भी साउथ वियतनाम पर अटैक कर देगा, और अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं देगा तो इकोनॉमी कैसे रिकवर होगी। तो साउथ वियतनाम को घुटने टेकने पड़े, है ना। द साउथ रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड, मतलब विद्रोह करते हुए एक्सेप्ट कर ही लिया उसने द एग्रीमेंट अंडर प्रेशर, एंड द पीस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन जनवरी 27, 1973। अब हम पीस एग्रीमेंट तक पहुंच गए। तो फिर से देखते हैं टाइमलाइन। 46 में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, 46 से 55 तक चला 46 से 55 तक चला वियतनाम वर्सेस फ्रेंच। 55 से 73 चला वियतनाम वर्सेस यूएस, मतलब नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम, एंड साउथ वियतनाम वर बैक्ड बाय यूएस एंड नॉर्थ वियतनाम वर बैक्ड बाय पीआरसी एंड यूएसएसआर। 73 में जाकर जो है वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम ने आपस जो है वो आपस में ट्रीटी कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, ठीक है। द पीस सेटलमेंट अनेबल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू विड्रॉ। इस पीस सेटलमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी सेना जो है वो वियतनाम से हटा ली from the war and welcomed the American prisoner of war back home. However, neither of Vietnamese parties abided the settlement and war continued. देखिए हुआ क्या, अमेरिका, निक्सन क्या चाहता था, एक ग्रेसफुल एग्जिट। सो अमेरिका ने ये ट्रीटी साइन करवाई, उसके बाद ट्रीटी फॉलो करे या ना करे वो उनकी सरदर्दी है। और इस ट्रीटी के तहत नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ने जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर रखे हुए थे यूएस के, उन सबको छुड़ाया और सबको जो है वो यूएस ले गए। सो दैट मीन्स घर वापसी हो गई सारे यूएस सैनिकों की, जो मरे उनकी लाशें ले आए, जो जिंदा बच गए उनको जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको जो है वो आजाद कराकर ले आया गया। उसके बाद वियतनाम को लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, तुम जो मर्जी करो अब, ठीक है। अब देखते हैं वियतनाम में क्या हुआ। Though the Nixon administration had promised support to the South, निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया था कि अगर ट्रीटी के बाद नॉर्थ वियतनाम आपको बुली करने की कोशिश करता है तो हम आपकी मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, राइट। इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट बोथ पार्टीज अंडरस्टूड इट एज बॉम्बिंग्स बाय B-52s, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। B-52s ऐसे बॉम्बर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत जहरीले केमिकल्स को स्प्रे किया गया है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पे। बहुत जहरीले केमिकल्स को, बॉम्ब्स को जो है वो फेंका गया है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर। सो दैट मीन्स अगर यूएस सपोर्ट भी करेगा तो यूएस कैसे सपोर्ट करेगा, अपने सैनिक नहीं भेजेगा, वो अपने एयरक्राफ्ट को भेजेगा, बॉम्बिंग करवाएगा, ठीक है। और बॉम्बिंग में सिविलियन भी मरेंगे, बॉम्बिंग में नॉर्थ वियतनामीज सैनिक भी मरेंगे और साउथ वियतनामीज सैनिक भी मरेंगे, दोनों ही मरेंगे, क्योंकि बॉम्बिंग जो है वो अंधाधुन होगी, ठीक है। अंधाधुन बॉम्बिंग की जाएगी बगैर देखे समझे, यूएस को कोई मतलब नहीं कौन मर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स मदद मांगना, कहने का मतलब बॉम्बिंग्स करवाना। लेटर ऑन बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एंड कांग्रेशनल प्रेशर्स एंड द वाटरगेट स्कैंडल। अब ये वाटरगेट स्कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वाटरगेट स्कैंडल आपको मैं किसी और टॉपिक में समझाऊंगा। इस वाटरगेट स्कैंडल के तहत जो है वो निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था, ठीक है। इस वाटरगेट स्कैंडल में यह बात क्लियर हो गई थी कि किस तरह गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपस में एक दूसरे की जितनी भी मतलब फोन्स को टैप कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के जो इंपॉर्टेंट मतलब मेल्स को जो है वो लीक किया जा रहा है और चोरी की जा रही है। सो बेसिकली इन हाउस पॉलिटिक्स और इन हाउस जो करप्शन है वो मतलब यूएस सेनेट का, दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों पार्टीज की तरफ, यूएस सेनेट का जो इन हाउस करप्शन है वो जनता के सामने खुल गया था। और निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत कंफ्यूज हो गया था, वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड कुड नेवर इंटरवीन इन वियतनाम फर्दर। और कुछ इतिहासकारों ने इस तरह भी डॉक्यूमेंट किया गया है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन थी जनता के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्थ और साउथ वियतनाम फिर से लड़ पड़े, तो कुछ तो ऐसे पक्ष थे यूएस में जो कह रहे थे कि अब फिर से इंटरवीन करो। तो यहां पर वाटरगेट स्कैंडल ने जो है वो जनता को क्या करा, जनता को भ्रमित करने का काम किया। एक नया जो है वो इवेंट उठ के आ गया। भारत में नहीं होता, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा होता है तो कुछ और जो है वो होने लग जाता है, राइट। कोविड-19 में जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर 3 महीने तक जो है वो कवरेज चलता रहा। बेरोजगारी, जो मजदूरों का इतना नुकसान हुआ, जो नौकरियों की हानि हुई, जो भुखमरी से लोग मरे, उनको कवर ही नहीं किया गया, राइट। सो ये डिस्ट्रैक्शन जनता को दिया गया। सो वाटरगेट स्कैंडल ऑल्सो सर्व्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन।
क्या डिस्ट्रैक्शन की नॉर्थ और साउथ वियतनाम फिर से लड़ गए आपस में, ठीक है ना। हैविंग, ये वाटरगेट स्कैंडल आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्या है ये। हैविंग रीबिल्ट देयर फोर्सेज एंड अपग्रेडिंग देयर लॉजिस्टिक सिस्टम्स, नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ट्रिगर्ड अ मेजर ऑफेंसिव इन सेंट्रल हाईलैंड्स इन मार्च 1975। अब यूएस तो हट गया, लेकिन यूएसएसआर और पीआरसी का सपोर्ट तो नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस को है ही। तो नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने अपने सेना को जो है वो रिबिल्ट किया, अपनी लॉजिस्टिक्स को डेवलप किया। अब पलड़ा जो है वो ऑब्वियसली नॉर्थ का भारी हो गया, क्योंकि साउथ से यूएस हट गया, नॉर्थ की तरफ उसके एलाइज हैं। सो नॉर्थ ने जो है वो मार्च 1975 में फुल ब्लोन अटैक फिर से किया। April 30, 1975, the North Vietnam Army NVA tanks rolled through the gate of Presidential Palace in Saigon, effectively ending the war. साइगॉन तक पहुंच गए वो। साइगॉन में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसका गेट वेट तोड़ के अंदर टैंक आके खड़े हो गए। सेना ने जो है वो कूप कर दिया और सरकार जो है वो साइगॉन की गिरा दी, और पूरा का पूरा वियतनाम अब एक कम्युनिस्ट रिजीम के कंट्रोल में आ गया। दिस हैपेंड एट ऑन April 30, 1975। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस वॉर से हमें लेसन्स सीखने को क्या क्या मिला, पूरी दुनिया को, यूएस को, भारत को क्या क्या मिलता है सीखने को। ठीक है, लेसन्स देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट वॉर since the dawn of Cold War wherein the US and its allies had to finally concede power to communists after a prolonged contest which lasted some 20 odd years। पहला ऐसा युद्ध जिसमें पूरी तरह से जो है वो एलाइज की हार हुई कोल्ड वॉर में। सो कोल्ड वॉर में पहली कंप्लीट विक्ट्री किसकी, पहली कंप्लीट डिफीट किसकी, यूएसए की। ठीक है, नाउ द एक्सटेंट एंड द स्केल ऑफ वॉर, नेक्स्ट चीज 20 साल तक ये युद्ध चलता रहा। दिस वाज अगेन अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, पहले युद्ध छिड़े 5 साल 7 साल चले, ये 20 साल तक युद्ध चला। was huge in which both sides suffered enormous losses of life as well as property। वियतनाम के तो भैया लाखों के हिसाब से लोग मरे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन जली है। जो केमिकल्स मैंने बताया ना, केमिकल जो स्प्रे कर दिए जाते थे जंगल के जंगल में, या तो आग लगा दी जाती थी या तो जंगल के ऊपर जो है वो नेपाम नाम का एक केमिकल स्प्रे कर दिया जाता था, ताकि पत्तियां जल जाएं, भुलस जाएं, ताकि जंगल जो है वो कम डेंस हो और सैनिक जो है वो जंगल से मूव कर सके। ठीक है, सो बेसिकली इट वाज अ चीप ऑल्टरनेटिव टू बॉम्बिंग। ये बेसिकली जनता को, मास पॉपुलेशन, देखिए मान लीजिए अगर खबर है कि 2 वियतकॉन्ग है किसी एक गांव में, और उस गांव की पॉपुलेशन मान लीजिए 300 है, तो गांव में ढूंढने, गांव में घर घर जाकर जो है वो वियतकॉन्ग्स को ढूंढने का काम तो कर ही रही थी फोर्सेस। लेकिन बाद में उन्होंने तरीका निकाला कि कौन गांव जाए, पूरे के पूरे गांव को आग लगा दो, पूरे के पूरे गांव पर बॉम्ब फेंक दो, 300 में वो 2 लोग भी मरी जाएंगे। इसकी बहुत जो है वो बुराई की गई पूरी दुनिया में, जो है वो यूएस की ये पॉलिसी की बहुत जो है वो निंदा की गई, और इसी के खिलाफ जो है वो एंटी वॉर जो है वो मूवमेंट्स या पीस मूवमेंट्स यूएसए में काफी, यूएसए और यूरोप में काफी पॉपुलर हुए। ठीक है, नाउ मतलब यहां पर स्लोगन निकले हैं, गिव पीस या गिव लव, मेक लव नॉट वॉर, ये सब जो है वो मतलब स्लोगन्स निकले। गिव पीस अ चांस, ठीक है, स्टॉप द वॉर, ये सारी चीज़ें जो है वो नए स्लोगन्स निकले। ये पीस के सिंबल्स डेवलप हुए, बहुत सारे रॉक बैंड और रॉक एरा जो है वो, रॉक एंड रोल का एरा जो है वो यूएस में शुरू हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो, मतलब वहाँ का जो मीडिया है उसने बहुत कमाई करी। ये देखिए यूएस जो है ना एक कैपिटलिज्म का जो है वो हब है, हर चीज़ से पैसा कमा लिया जाता है वहाँ। इस वॉर से जो है वो वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री ने पैसा कमा लिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पैसा कमा लिया, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, इंटेलिजेंस ने, सब ने पैसा बनाया। नुकसान किसका हुआ? वियतनाम की सिविलियन पॉपुलेशन का। बदले में क्या कर दिया? बदले में थोड़ा बहुत उनको राहत का जो है वो पैकेज दे दिया, उनकी फोटोज खींच के उनकी फोटोज को पुलित्जर जो है वो प्राइज दे दिया, और थोड़ा सा रिकग्निशन दे दिया कि वियतनाम के लोगों ने हानि सही है। लेकिन जो जले हैं, जो भुलस गए हैं लोग, उनको जो है वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो साइकोलॉजिकल जो मतलब उनके ऊपर असर है वो आज तक है। ठीक है, सो इन सब वॉर से ना एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल असर भी यूएस डालता है कि यूएस इज इनविंसिबल एंड रेस्ट ऑफ यू गाइज आर, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो आप, हम कभी भी अटैक कर देंगे, आप जो है वो हमारे कंट्रोल में ही रह सकते, कभी भी आपको हम कंट्रोल में कर लेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल असर भी रहता है वॉरफेयर का। खैर, now this was also a war which showed weaknesses of deliberative approach। deliberative approach का मतलब ये होता है कि मीटिंग्स करना,
हर पक्ष का सुनना, मतलब सेनेट बिठाना, यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसकी वीकनेस, क्योंकि वो स्लो होता है, वो करप्ट होता है, ठीक है। एज वेल एज डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी एंटायरली गलत है, लेकिन जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश करी है ना, और जो ग्रीक्स ने जो इमेजिन करी थी, उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नाउ वाइल द डेमोक्रेट्स, अब ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक का क्या झगड़ा है कभी किसी और टॉपिक पे समझाऊंगा। सारी चीजें मैं एक साथ नहीं बता सकता ना, अदरवाइज यही टॉपिक 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता मैं, तो ऑफलाइन तो मैं 2-2 2.5 घंटे के सेशन लेता हूँ डिटेल में, क्योंकि फिर वहां पर वार्तालाप भी होती है, काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट भी क्लियर करता हूँ बहुत सारी जगहों पर। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो कोई नई बात बता देते हैं मेरे को, है ना। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि सर्वज्ञानी मैं ही हूँ, राइट। खैर, now while the Democrats in the US could build up a public opinion in the US and the allied countries against the war to which the US government had to succumb, the totalitarian communist regime did not face the problem. अब देखिए, यूएसए जो है वो, या यूएस का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें जनता जो है वो, मीडिया जो है वो सब कुछ देख रही है जनता, और जनता के पास हक है क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का, कि वहां पर जनता क्रिटिसाइज तो एटलीस्ट कर सकती है, ठीक है। तो जो सरकार है उसको एक लेजिटिमेटिव जो है वो बहाना देना पड़ता है, एक लेजिट जो है वो कारण देना पड़ता है कि हमने युद्ध क्यों लड़ा, हेंस द टॉनकिन इंसिडेंट, ठीक है। लेकिन जो टोटलिटेरियन सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर की अथॉरिटी है, उन्हें वहां पर जनता जो है वो सरकार से सवाल पूछने की सिचुएशन में नहीं होती, तो वो कुछ मर्जी करें उनके लिए वाजिब रहता है, ठीक है। तो वहां पर वो युद्ध करें ना करें, युद्ध में कुछ मर्जी करें, कोई मर्जी वॉर क्राइम करे, कोई नहीं होता पूछने वाला। लेकिन यूएसए और अन्य जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, इनकी जो सरकारें हैं वो जवाबदेह हैं, ठीक है, काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक, कंप्लीटली नहीं, काफी हद तक, क्योंकि इनकी जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जो एजेंसीज हैं सीआईए जैसी, वो क्या कर रही हैं उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो कब आपको गायब करके, जूलियन असांज का नाम आप याद रखिएगा, कौन है जूलियन असांज के बारे में पढ़िएगा कि उसने किस तरह सीआईए के खिलाफ बोलने की कोशिश करी, और जूलियन असांज को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। उसके अलावा एडवर्ड नॉर्मन, शायद उसका नाम है, एक व्यक्ति है जिसने सीआईए के खिलाफ, नॉट एडवर्ड नॉर्मन, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है उसका, उस पर एक मूवी भी बनी है उस व्यक्ति पर, उसने भी जो है वो आजकल मॉस्को में रिफ्यूज ले रखा है, ठीक है। अगर आपको उसका नाम ध्यान आ रहा है तो मुझे जो है वो मैसेज जरूर कीजिएगा, मुझे बाद में ध्यान आ जाएगा, राइट एट दिस मोमेंट मुझे स्नैप नहीं हो रहा उस लड़के का नाम। सीआईए के लिए काम करता था वो, इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, बाद में उसने इंटेलिजेंस का ही भांडा फोड़ा कि किस तरह सीआईए जो है वो मैनिपुलेट करती है जनता को, जनता के बारे में जनता को सुनती है, राइट। स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन, यस, अब याद आया मेरे को नाम उसका, यस। Now, while the Democrats in US could build up a public opinion in the US, so Democrats क्या कर सकते हैं यूएस में, पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं कि हमने क्यों लड़ा। so, उनकी जनता जो है वो जागरूक है, लेकिन उनके पास मीडिया भी तो है, वो मीडिया का यूज करके जनता को मैनिपुलेट कर देते हैं, और मीडिया में फिल्में बनाते हैं। रैम्बो जैसी मूवी बन रही है, वियतनाम में लड़ रहा है, वियत कॉन्ग्स के खिलाफ लड़ रहा है, कम्युनिस्ट को, रशियंस को जो है वो बैड गाय, जर्मन्स को बैड गाय दिखा देंगे वो, और अपना जो वॉर क्राइम्स है, वॉरफेयर के दौरान उन्होंने जो बिजनेस किया है उस सब को वो लेजिटिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन इन यूएस एंड अलाइड कंट्रीज अगेंस्ट द वॉर टू विच यूएस गवर्नमेंट हैड टू सकम, द टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट रिजिम डिड नॉट फेस द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट रिजिम के सामने नहीं है, वो जो मर्जी करेंगे जनता को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकेंडली, देयर वॉज एन इंक्रीज्ड रियलाइजेशन दैट डेलिबरेटिव अप्रोच मैंने आपको पहले ही बोला कि ज़्यादा कमेटियां बिठाएंगे आप, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछेंगे, तो बहुत स्लो रहता है वो प्रोसेस। और जब कोई प्रोसेस स्लो होता है ना, तो जिसके खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं ना, वो शक्ति इवॉल्व करती है आपके स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक दिस वायरस इज इवॉल्विंग, ठीक है। नाउ वर्क्स ओनली इफ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर ऑफरिंग एंड रिसीविंग बेनिफिट्स, ठीक है। डेलिबरेटिव अप्रोच कब काम करती है, जब दोनों ही शक्तियां जो है वो सहमत हो, ठीक है, कि कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश कर लेंगे, तब डेलिबरेटिव अप्रोच काम करती है। जब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एंटी है तो डेलिबरेटिव अप्रोच काम नहीं करेगी, ठीक है। दैट इज बोथ पार्टीज आर ऑलमोस्ट ऑन इक्वल फुटिंग एंड आर इन अ पोजीशन टू ऑफर एंड रिसीव समथिंग एंड would not work if either party realizes that it is in a position of dominate and could hence
डिक्टेट टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। जैसे यूएस करता भी है, स्ट्रॉन्ग आर्म करने की कोशिश करता है, ऐसी सिचुएशन बना देता है कि सामने वाली शक्ति को उनकी बात माननी पड़ती है। सिमिलरली यूएसएसआर या सोवियट्स भी यही कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि सामने वाली शक्ति को उनकी बात माननी पड़ती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज हम, दिस वाज इनफ, राइट। तो यहां पर आज का हमारा सेशन होता है खत्म। आज हमने क्या पढ़ा? वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में हमने क्या पढ़ा? 45 से 55, 55 से 73, 73 से 75, राइट। सो अगर आपने ये सेशन पूरा मन लगाकर ध्यान से मेरी बातें समझी है तो ये पूरी टाइमलाइन आप, ये जो पूरी टाइमलाइन है आप आसानी से समझते होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आगे अब मैं लेकर आऊंगा जो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं लेकर आऊंगा जो अरब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझाता हूँ क्या है। अगर आपको मजा आता है मेरे सेशंस देखने में, अगर आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट हो रहा है, अगर आपको जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है और उससे मॉडर्न हिस्ट्री में कनेक्ट करने में बहुत बहुत समझ आपकी डेवलप हो रही है, सो डरिए मत। अब वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करने के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ इतना बेहतरीन कनेक्ट करूंगा ना, जो हमने पूरी नॉलेज एक्वायर करी है, ठीक है। GS1 आपका ऐसा स्ट्रांग होगा, इस बार जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो एग्जामिनर रोक नहीं सकता अपने आप को आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू माय वीडियोस। मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहां तक अगर आप आ गए हैं तो दैट मीन्स आपने पूरी देख ली है मेरी वीडियो, ठीक है। पूरी देख लिया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपका जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके अलावा कमेंट डालिएगा आपका फीडबैक, सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, या जैसा भी फील करते हैं सेशन के बारे में, ठीक है। सो आज के सेशन को करते हैं खत्म। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।